Why do people rape? क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा क्राइम होता है, उनको पता है इसकी सजा भी बहुत बड़ी होती है। तो ये मॉरल प्रिंसिपल सोशल बिलीफ्स पे चलते हैं। इवन देयर आर कम्युनिटीज नोन इन द वर्ल्ड वेयर दे हैव वन ट्राइबल लोगों में वेयर रेप इज परमिटेड, एनीबॉडी कैन रन अवे विद एनीबॉडीज वाइफ। Sexual frustration can be the reason. दैट्स डेप्रिवेशन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वन स्टोरी आई विल टेल। वो 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे चला जाता था, फिर 6:30 बजे ऑफिस आता था घर पे, एंड दीस 2.5 आवर्स उसका पड़ोसी घर पे आ जाता था। वन डे उसका पेट खराब हो गया, जल्दी आ गया, देन ही सॉ हिज वाइफ एंड दैट दोनों को लेके हॉस्पिटल आ गए। 9:30 बजे उनको हमने छोड़ा। बोलो तो उसका हस्बैंड दोनों वहाँ खड़े हैं। वो उसको जूस पिला रहा है और कह रहा है पीले पीले पीले, आज तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आजकल क्यों शादियां एंड ये बॉन्ड्स वीकेन होते जा रहे हैं? वाई? यूरोप ने 2 युद्ध लड़े, आपने पूरी एक जनरेशन को खत्म कर दिया। औरतें रह गई, औरतें तुम्हारी नहीं, अनमेल शादियां हुई उसमें। तब से हमारा समाज गिरा साइंस पे से आज तक खड़ा नहीं हुआ। सर, ये जो साइकोपैथ होते हैं, जो सोशोपैथ होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है नार्सिसिस्ट? साइकोपैथ तो थ्रिल के लिए मर्डर करेगा, उसको उससे थ्रिल मिलता है और फिर उसको रिपीट करता है बार बार वो थ्रिल गेन करने के लिए, इसलिए वो सीरियल मर्डर बन जाता है। जैसे कोहली था, मार रहा है, मार के आदमी को उठा के ले जाके बाथरूम में रख देता है। 9:30 बजे काम अपना शुरू करेगा, सुबह तक खत्म करेगा। बीच में कोई मिलने वाला है तो उससे बात भी कर रहा है, वो जिस चाकू से काट रहा है उससे सेब काट के भी खिला देगा। जिसने क्राइम करा हो, बट वो बहुत शातिर था, उसको पता था कि दैट क्या क्या एविडेंस मेरे इधर रह सकते हैं, और उसने उसको क्लीन कर दिया। ऐसा है, वो क्लीन करेगा तो और एडिशनल एविडेंस छोड़ के जाएगा, तो ये क्लीनिंग पूरी नहीं हो पाती कभी भी। क्राइम सर सीन रिक्रिएट कैसे होते हैं? इसमें डबल ब्लाइंड खेलते हैं, क्योंकि अगर आप पहले बता दोगे किसी को तो वैसा ही वो बता देगा नहीं। दिखाते हैं कि दैट फोरेंसिक लैब में वो रिक्रिएट करते हैं फेस भी, अगर उनको जरूरत पड़ती है। तो इट इज पॉसिबल दैट नैना सानी का केस था, जब स्कल हमको मिला है, इट वाज इन 36 पीसेस, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। सर, पोस्टमार्टम होता क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को इससे डर लगता है दैट क्या होगा पोस्टमार्टम में मेरी बॉडी के साथ। ट्रुथ डिटेक्शन एनालिसिस की बात करते हैं, देखिए इस पे मैं बात नहीं करूंगा ज्यादा। अच्छा, आप ये मानते हो कि दैट ये जितने टेस्ट होते हैं ये मैनिपुलेट करे जा सकते हैं? सो हेलो, नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ मशहूर केसेस की, लाइक इंदिरा गांधी से लेकर निर्भया केस तक, जिन हाथों ने सच की तलाश करी। मैं बात कर रहा हूँ पोस्टमार्टम एक्सपर्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर टी.डी. डोगरा की, जो कि एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है और एम्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं एंड फिर डायरेक्टर भी रहे हैं, जिन्होंने डेड बॉडी में सिर्फ एक लाश नहीं देखी, उनके अंदर के रहस्यों को पढ़ा, उनकी चुप्पी को समझा और उस चुप्पी का आंसर पूरी दुनिया के सामने भी रखा। तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का क्या रोल होता है, पोस्टमार्टम कैसे करा जाता है, पोस्टमार्टम के पीछे की सच्चाई, फोरेंसिक साइकोलॉजी को समझेंगे एंड साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कैसे एक मर्डर सीन साइलेंट विटनेस बनता है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, इट्स अ फुल पैक पॉडकास्ट दैट हाउ क्रिमिनल साइकोलॉजी वर्क्स। एंड इसके लिए हमने स्पेशल गेस्ट इनवाइट करें डॉक्टर टी.डी. डोगरा, जिन्होंने हजारों क्रिमिनल माइंड्स को पढ़ा है। तो आज के पॉडकास्ट में आप बहुत कुछ जानोगे। तो मैं मिलता हूँ डायरेक्टली आपसे पॉडकास्ट में, बट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी हैव हिट इट 100K। और आपके सपोर्ट से अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके लिए और ऐसे बेटर गेस्ट ला सकता हूँ इन द फ्यूचर। सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग द चैनल। मैं मिलता हूँ सीधे आपको पॉडकास्ट में। टिल द टाइम एंजॉय करिए पॉडकास्ट। तो यू आर वॉचिंग डॉक्टर टी.डी. डोगरा ओनली ऑन द प्रतीक शो। तो सर, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है, जो हम फोरेंसिक की बात सुनते हैं, पोस्टमार्टम। सर, पोस्टमार्टम होता क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को इससे डर लगता है दैट क्या होगा पोस्टमार्टम में मेरी बॉडी के साथ। देखो, पोस्टमार्टम जो है, पहले तो इसका मतलब आप समझें। राइट। मॉर्टम जो है शब्द, वो उसका मतलब होता है मृत्यु। राइट। और पोस्ट मतलब बाद में। राइट। तो यानी कि मृत्यु के बाद का परीक्षण। राइट। तो मृत्यु होने के बाद तो डेड बॉडी हो गई। राइट। तो उसके बाद में जो डेड बॉडी का परीक्षण है उसको पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कहा गया। एग्जामिनेशन का मतलब
उसको एग्जामिन करना, उसको देखना। अजय की बात है कि पोस्ट और मार्टम, ये दोनों शब्द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के हैं, इसका ओरिजिन संस्कृत में ही है। अच्छा। अपन मृत्यु कहते हैं, वो मार्तम कहते हैं। मार्टम को पहले वो मार्तम ही बोलते थे। तो मृत्यु शब्द से ही मार्टम बना, मृत्यम बना। और पोस्ट अपन कहते हैं पस्त, जो पस्त इंडिकेट करता है बाद, राइट, है ना। पोस्ट। तो वो पोस्ट मार्टम, मृत्यु के बाद का परीक्षण, राइट। तो वो पोस्टमार्टम हो गया। तो सर पोस्टमार्टम किया कैसे जाता है, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस? भाई जैसे कोई डेड बॉडी, कोई व्यक्ति मर गया, तो पहले तो आप ये जाना कि किन किन परिस्थितियों में पोस्टमार्टम होता है। हाँ, राइट। पोस्टमार्टम की आवश्यकता क्या पड़ती है, तो उसमें ये लिस्टेड चीज़ें हैं। कुछ तरह के डेथ्स हैं, जैसे ये सडन डेथ से शुरू होता है, जहाँ पे कॉज ऑफ डेथ तक पता नहीं है, उस सिचुएशन से लेके, और जहाँ भी डेथ किसी क्राइम के कारण हुई है, या क्राइम का सस्पिशन है, या एक्सीडेंटल है, या सुसाइडल है। दूसरे शब्दों में कहते तो जितनी भी अननेचुरल डेथ्स हैं, ओके, जहाँ पे डेथ्स नॉर्मल वे में नहीं हुई हैं, किसी ने सर्टिफाई नहीं की हैं, और वो अननेचुरल वे में है, और किसी भी क्राइम, किसी तरह के क्राइम का उसमें सस्पिशन है। ओके। केवल डेथ को हम पूरे सेटिस्फाइड नहीं हैं उसको तो ऐसी सब डेथ्स को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए पहले उनको मेडिको लीगल डिक्लेयर किया जाता है। ओके, ठीक है ना, क्योंकि सेक्शन 39 CRPC पुराने उसमें, अब तो चेंज हो गया BNS आ गया, तो उसके अंतर्गत प्रोविज़न एक था कि भी अगर एक लिस्ट दी हुई है थी गवर्नमेंट ने अपने लॉ में कि भाई ये मृत्यु अगर होती है तो इसको आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। राइट। एंड देन जहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन होगा तो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करके वो क्लोज करेंगे। तो उस तरह के केसेस में जिसमें भी डेथ हो जाती थी वो सब उसमें रेफर होती थी। तो ज़्यादातर उसमें जो नेचुरल डेथ्स थी, एक्सीडेंट से, सुसाइड से, मर्डर से, वो सब। तो सर पोस्टमार्टम जब आप करते हो किसी पर्सन का, तो कहते हैं दैट बॉडी पे बहुत सारे कट्स लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि दैट पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसी कुछ ऐसा हमारे शरीर के साथ होता है। क्या होता क्या एक्चुअली पोस्टमार्टम? देखिए ऐसा होता है परिभाषा के हिसाब से तो मृत्यु के बाद का परीक्षण पोस्टमार्टम हो गया। अब पोस्टमार्टम करना कैसे है, किस एक्सटेंट तक बॉडी को देखना है, राइट, है ना। अब ये एक्सपर्ट्स का डिसीजन है। ओके, फॉरेंसिक एक्सपर्ट का, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका डिसीजन होता है कि हम किस एक्सटेंट तक इस बॉडी को खोलना है या बॉडी को डिस्टर्ब करना है। साधारणतया एलिगेशन से बचने के लिए, कल को कोई प्रश्न उठेगा किसी बात के लिए, तो बॉडी की 3 मेजर कैविटी होती है, हेड, चेस्ट, एब्डोमेन। ओके, तो इन तीनों को ओपन कर दिया देखा जाता है। बाहर के शरीर का भी सब एग्जामिनेशन किया जाता है, कपड़ों तक का, सारा जो बॉडी का आवरण है, बाहर कहीं भी स्किन में किसी भी अंग पे कहीं भी जो चोट है या और भी कोई अबनॉर्मलिटी के निशान हैं जो नॉर्मली नहीं दिखते हैं, तो उन सबको नोट किया जाता है और देखा जाता है कि ये क्या है। तो ये तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो गया। ये स्टार्ट हुआ क्लोथिंग के एग्जामिनेशन से। ओके, फर्स्ट क्लोथिंग से स्टार्ट, पहले क्लोथिंग से ही है, उसमें वो सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर बॉडी के एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। ओके, तो इंटरनल एग्जामिनेशन में ये एक ट्रेडिशनल वे में तय किया गया कि 3 मेजर कैविटीज हैं, उनको ओपन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मस्ट है, ये डिस्क्रिशन है उस डॉक्टर का। ओके, है ना, जो करने वाले हैं उनका डिस्क्रिप्शन है। बहुत सी केसेस में कई बार इस तरह की स्टेट की रिक्वेस्ट आ जाती है या इस तरह से और सर्कमस्टांसेज होती हैं जहां आप सोचते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कैविटी को खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कॉज ऑफ डेथ ओबियसली मिल गया है, तो आप उसमें किसी कैविटी को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो वो डिसीजन जो सारा का सारा जो है वो करने वाले के ऊपर निर्भर करेगा या करने वाली टीम पे, क्योंकि आजकल टीम भी बहुत बनती है, 2 या 3 डॉक्टर्स की टीम बना देते हैं, क्योंकि हर चीज़ पे सवाल उठता है, कोई किसी पे विश्वास करके राजी नहीं है। तो उस सर्कमस्टेंस में टीम भी बनती है, तो टीम सोचती है कि भाई हम कोई ऐसा हम स्पेस क्यों छोड़ें जिसका हम जवाब नहीं दे सकें।
तो जहाँ वो जवाब देने की हालत में होता है तो वहाँ उस कमेटी को छोड़ देता है, लेकिन जहाँ उसको जवाब देने का अपने आप को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि कोर्ट में तो पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए हेड नहीं खोला, क्यों नहीं आपने हेड खोला, ये तो प्रश्न पूछा जा सकता है। Right. तो अगर वो सेटिस्फाई अपने उसमें आत्मविश्वास होता है कि हाँ मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊंगा विटनेस बॉक्स में। अब देखिए पोस्टमार्टम करना एक अलग चीज़ है, बट फाइनल आपकी टेस्टिंग तो विटनेस बॉक्स में है, राइट, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन आपको एज ए विटनेस प्रोड्यूस करेगा और डिफेंस आपको प्रूव करेगा कि आप तो बेवकूफ़ है, गलत हो, इन्होंने गलत रिपोर्ट दी है। राइट। तो उस हिसाब से मिला जुला करके एक बनाना पड़ता है प्रोटोकॉल आपको हर केस के लिए। मतलब इट्स अ डिफरेंट, बट वो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के ऊपर होता है कि दैट वो कितना डीप जाना चाहता है, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, किस Right, तरह कैसे हैं। सर। लाइक जो मर्डर केसेस होते हैं उसमें एक फोरेंसिक एक्सपर्ट सबसे पहले क्या देखता है? लाइक किसी का मर्डर केस, कोई बॉडी मिली है जिसमें उसका मर्डर हुआ है। जैसे मैंने बताया ना कि मर्डर तो कई तरीके से हो सकता है। हाँ, फायर आर्म से भी गोली चल सकती है, गोली फायर आर्म भी कितने तरह के हैं, राइट, बहुत तरीके की। वेपन्स कितने तरीके के हैं, शार्प वेपन है, ब्लंट वेपन है, चाकू है, चाकू में कितनी वैरायटी है, राइट, है ना। पॉइजन जहर से के भी आप मार सकते हो। राइट, फांसी के फंदे पे आप होमिसाइडल बहुत कम होती है, रेयर होती है, पर कोई फांसी भी दे सकता है किसी को, ठीक है, स्ट्रेंगुलेट कर सकता है, राइट, गला उसका घोंट करके, है ना। सो देर आर सो मेनी वेज टू किल द पर्सन। तो वो डिपेंड करेगा किस तरीके से उस आदमी पे मरने का सस्पिशन है। भी जनरल तो हो गया कि आपने सब कुछ देखना, ऑमिट कुछ नहीं करना है, जिससे आपको जनरल इंप्रेशन उसका बढ़ जाएगा। अब जो स्पेसिफिक चीज़ें किस तरफ बढ़ना है वो डिपेंड करेगा कि उसका जो ओबियसली किस तरह से मरा है। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को स्ट्रेंगुलेट करके किया है, यानी कोई फंदा लेके गले के चारों तरफ बांध के किया है, तो नेचुरली उसको नेक बहुत डिटेल में जाकर देखनी पड़ेगी। राइट। अब कोई हार्ट अटैक से मर गया है तो उसको नेक खोलने की क्या ज़रूरत है, उसको इतनी डिटेल करने की, वो नेक खोलेगा भी नहीं, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं निकलने वाला। तो वो जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, हिस्ट्री भी होती है साथ में, इंक्वेस्ट बना के लाती है। जैसे मैंने कहा ना 39 CRPC में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। राइट, जैसे मैं CID देखता था, आपने भी देखा होगा उससे CID में एक डॉक्टर सालुके होते थे, राइट। तो आप वो रियल लाइफ डॉक्टर सालुके, एंड उनको जब याद करते हैं तो वो ना क्राइम सीन को रिक्रिएट करते थे, भाई उसको इस तरीके से मारा होगा, गोली यहाँ से चली। आप भी सर करते होगे, तो क्राइम सर सीन रिक्रिएट कैसे होते हैं? देखिए क्राइम सीन रिक्रिएट करना मैंने बहुत पहले से शुरू किया, बहुत पुराने से। ओके, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा क्राइम सीन मैंने, कोई इंडिया की स्टेट नहीं है जहाँ पे जाके मैंने क्राइम सीन रिक्रिएट नहीं किए हों, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको सब तक पूरी कहानी समझ में नहीं आती, सर्कमस्टांसेस समझ तक नहीं आती जब तक आप उस सारी संभावनाओं को देख नहीं लेते। और उन संभावनाओं को देखने से ही आपको लगता है कि ये चीज़ें, ये जो कहानी संभव है इस तरीके से या नहीं। तो रिक्रिएशन तो हर केस में होना चाहिए, मस्ट है, चाहे वो सुसाइड का हो, चाहे वो आपका होमिसाइड का है, चाहे एक्सीडेंट का है। इन सभी केसेस में मैंने बहुत ज़्यादा, मैं नंबर नहीं बता सकता कितने रिक्रिएशन किए होंगे। इसमें मैंने एक बुक भी लिखने का प्रयास किया था, जो लिखी भी है, प्रिंट भी हुई, छपी हुई भी है, सीन ऑफ एक्सक्लूसिवली फॉर पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम। ओके, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे करना चाहिए इसको, क्या चीज़ आपको कंसिडर उसमें करनी है, कैसे आपने उसको इंटरप्रेट करना है, एंड देन कैसे आपने उनके साथ में कोरिलेट करना है फैक्ट्स के साथ में। यहीं तक नहीं, मैंने इस चीज़ को और आगे बढ़ाया रिक्रिएशन को, क्योंकि जब ये आपका कंप्यूटर वगैरह सब आने लगा, राइट, तो एक केस में इस तरह से हो गया, मैं जो आपने देखा होगा मैं लाठी लेके चलता हूँ, तो ये एक्चुअली मेरे को 4 के आसपास में डायबिटिक न्यूरोपैथी मेरी हो गई थी, दोनों लोअर लिम्स में। अच्छा, और आई वाज सॉर्ट ऑफ पैरालाइज्ड, मैं चल नहीं पाता था। अच्छा, I had to take help of something to walk, somebody to walk. घिसटता था, यूँ से कह दीजिएगा।
So it was very, very painful condition. So during that period, आपके अहमदाबाद से मेरे पास एक सम्मन आया, सीबीआई वाले के आए। अच्छा। तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर थे, उनका मर्डर हो गया था उनकी अपनी गाड़ी में। वो मॉर्निंग में मारुति में बैठ करके और घूमने गए थे, और वो पार्क के पास जब उतरने वाले थे गाड़ी से, तभी किसी ने आकर के और उनको गोली मार दी। अब गोली मारने के बाद में जब वहाँ पे बाकी की टीम आई और सारा कुछ देखा गया, तो उसमें पाया गया कि उसमें जो पोस्टमार्टम वगैरह सब उसका हो गया। तो एक डॉक्टर थे हैदराबाद के, उनका शायद रेड्डी नाम ही था, तो वो डिफेंस की काउंसिल से भी अपीयर होने को एग्री हो गए कि साहब ये जो वुंड्स इनके लिखे हुए हैं, ये वुंड्स अगर ये गाड़ी में बैठे हैं तो नहीं लग सकते। तो वो एक वुंड ऐसा था जो पेरिनियम में था, पेरिनियम जो नीचे के दोनों टांगों के बीच का पोर्शन होता है, उस रीजन में था। तो वो उन्होंने कहा कि साहब नहीं हो सकता है। तो अब नेचुरली सब, उससे पहले जो दूसरे डॉक्टर्स थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, वो यस करके गए, तो कन्फ्यूजन हो गया। तो उन्होंने फिर कोर्ट विटनेस जैसे होता है तो वो सम्मन कर सकते हैं, तो मेरे को सम्मन किया गया। बट आई वाज सिक, तो मैंने कहा भी देखो मैं बीमार हूँ, मैं कोर्ट तक तो नहीं जा पाऊँगा, आप देख लो मेरी क्या हालत है। हाँ, मुझे ऐसा करो कि आप जो पहला विटनेस गाड़ी के पास गया था उसका स्टेटमेंट हुआ है क्या? तो बोले हाँ साहब उसका स्टेटमेंट हुआ है। तो मैंने कहा वो स्टेटमेंट मेरे को ला दो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं आपकी कैसे मदद करता हूँ, क्योंकि मैं मन कल्पना कर चुका था। तो वो ले आए, नेक्स्ट डे ही ले आए, तो फैक्स से भेज देते हैं। तो वो दे दिया कि साहब ये मैंने देखा। मैंने कहा तो वेल एक्सप्लेंड है, क्योंकि उस पहले विटनेस ने ये दिया कि मैं जब गया तो उनके हिप जो है लेवल, वो जो खिड़की आदि बंद थी मारुति की, उसके ऊपर थे। तो उनको जब पहली चीज़ दिखाई दी, जो आई विटनेस पहला वहाँ पे पहुँचा, कि उनके खिड़की के हिप्स खिड़की से ऊपर थे। अच्छा। अब इट्स वेरी इजी फॉर मी टू इमेजिन द सिचुएशन कि भाई 3 फायर लगे हैं अगर, तो पहला लगा है तो उससे ही अटेम्प्टेड हिमसेल्फ टू कंसील अंडर दी, वो जो सामने बना होता है स्पेस होती है, उस प्रोसेस में उसने अपने हिप रीजन को रेज किया। मीन टाइम उसने फायर की, सेकंड फायर लगा दिया, वो सीधा पेरिनियम में गया और पेरिनियम से सीधा हार्ट में गया। एट द सेम बुलेट हैड लॉस्ड इन द हार्ट, तो हार्ट पे लगते हुए उसकी तरह डेथ होगी, तो उसी पोजीशन में कॉट हो गया वो। राइट। तो आई मेड इट एनिमेशन। हाँ, तो मैंने यही कि उनको सीबीआई कहा कि मैं फॉरेंसिक एनिमेशन करके दूंगा। ठीक है। तो मैंने कहा मैं तो इतनी आर्ट अच्छी नहीं है, तो आई टुक हेल्प ऑफ वन ऑफ द आर्टिस्ट, और मैं उसको एक एक स्केच पे गाइड करता गया। एंड देन वी प्रिपेयर्ड ए फॉरेंसिक एनिमेशन, जो रन करने पे कंप्यूटर में एकदम से आपको दिखाई देता था कि कैसे पोजीशन में आई है, कैसे दोनों गोलियां लगी हैं उसके, कैसे वो हार्ट में गई है। क्योंकि क्वेश्चन इज, वो कह रहा था कि नहीं तो कहीं और से आनी चाहिए, बिकॉज इसके हिप ऊपर है और वहाँ पे कैसे गोली लग सकती है, और गोली लग भी गई मान लो वहाँ पे, तो ऊपर हार्ट तक कैसे जाएगी। सो एवरीथिंग गॉट, बुलेट का मूवमेंट भी हमने उसमें दिखाया था। सो एवरीथिंग गॉट एक्सप्लेन्ड। प्रॉबली मेरा ऐसा ख्याल है कि सेशन जज के तो उनके समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने पनिशमेंट दिया था, लेकिन फिर हाई कोर्ट से गिर गया वो केस, क्योंकि वो दूसरे डॉक्टर रेड्डी थे, उनका भी उसमें ओपिनियन उन्होंने कहा था पॉसिबल नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाया था। अपीयर होकर मैं ये बोलता तो शायद इट वुड हैव बीन मोर एक्सेप्टेबल, है ना। शायद मेरे एक्सपीरियंस वगैरह को देखते हुए कोर्ट मेरे को, पर बट आई वाज इन वेरी बैड पोजीशन एट दैट टाइम, तो मैं उसमें जा नहीं पाया वहाँ पे। तो वहाँ से शुरू हुई। फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी केसेस में इसको यूज़ किया। बाटला उसमें यूज़ किया हमने, और बाटला उसमें ये फॉरेंसिक एनिमेशन कोर्ट तक गया, ठीक है। एक्सेप्टेबल होता है कोर्ट में, बाटला में एक्सपोर्ट हुआ, बिल्कुल एक्सेप्टेबल हुआ। डिफेंस ने किया, उसने कहा जी हम देखेंगे सारे। सो आई डिस्प्लेड इन कोर्ट। तो वो खुद भी देख के थोड़े से जो डिफेंस वाले थे वो बड़े उनको हो गया, क्योंकि देखिए कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो अपने आप बोलती हैं, कुछ कहती हैं कि दैट इधर कैसे क्या हो सकता है, कैसे क्या हुआ, उसको सेल्फ एक्सप्लेन करती हैं वो। राइट, है ना भाई। जैसे वो कह रहे हैं कि ये
इसमें डबल ब्लाइंड खेलते हैं हम जब बनाते हैं ना, तो इस सॉर्ट ऑफ डबल ब्लाइंड चीज़ चलती है, क्योंकि अगर आप पहले बता दोगे किसी को तो फिर तो वैसा ही वो बता देगा, नहीं। तो वी डोंट डू इट, वी गो डबल ब्लाइंड, इधर से ब्लाइंड उधर से ब्लाइंड, एंड देन वी रिकंस्ट्रक्ट। राइट। तो वैसा ही हमने उसमें किया हुआ था, बट वेन वी रिकंस्ट्रक्ट इट केम आउट सो नाइसली। तो वो सारी जो वुंड्स की डायरेक्शंस हैं, कैसे गई, तो कहाँ से गोली चली, वो कहाँ छुपा हुआ था, वो कहाँ छुपा हुआ था, वो कहाँ से फायर कर रहा था, वो कहाँ से फायर कर रहा था, दैट्स सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशन जो है करना, दैट्स सो हेल्पफुल दैट एनीबॉडी विल बिलीव इट दैट यस, मतलब ऐसे ही हुआ है। क्राइम सीन का ये जो रिक्रिएशन होता है, इट इज़ लाइक हर काफ़ी एक्सपेक्ट्स को देख के करा जाता है ना। हाँ, इट्स ए बिग एक्सरसाइज, राइट। इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। हाँ, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी दैट ये पहले आप एक एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हो जो भी तब तक का हुआ है, देन इवन वी टॉक टू द ईच एंड एवरी पर्सन। देखो इसरत जहान का मैंने रिकंस्ट्रक्शन किया था, आई कॉल्ड द सेम जीप, सेम वो जो राइफल जिससे मारा था, सेम पर्सन, सेम ड्राइवर, सेम व्हीकल्स, एवरीथिंग एक्चुअली सेम विच वाज यूज्ड। राइट। और जब फायरिंग का भी सीन था उसमें बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू था इस जहान के केस में। गोलियां किधर से आई, आगे से आई, सामने से आई, वो कह रहे जी पुलिस ने पहले मारी, वो कह रहे हमने न मारी, वो कह रहे जी पुलिस की जी पीछे थी नहीं, इन्होंने आगे से मार। अब उस पर देखिए हर चीज़ जो है वो अपना निशान छोड़ के जाती है। राइट। एक हमारा लोकार्ट्स प्रिंसिपल होता है, एक बेसिक। राइट। लोकार्ट प्रिंसिपल ये होता है कि जैसे मैं आपके कमरे में आऊँ, आई विल लीव समथिंग हियर, ओके, एट द सेम टाइम when I am going, I'll take something from here. इसको लोकार्ट प्रिंसिपल एक्सचेंज बोलते हैं। अच्छा, तो इससे तो क्या हमारा मतलब बेसिक जो प्रिंसिपल होता है यही होता है कि मैं आया तो मैं कुछ ना कुछ छोड़ के गया हूँ, उसको पकड़ो, मेरे पैरों के निशान होंगे, जूतों के निशान होंगे, कपड़ों के निशान होंगे इसके ऊपर। राइट। फिंगरप्रिंट। और जब जाऊंगा तो इस पर जो मिट्टी लगी है, धूल लगी है, फाइबर लगे हैं और है, वो मेरे साथ चिपक के जाएंगे। राइट। राइट। तो एक्सचेंज ऑफ एविडेंस जो होता है वो हमेशा होगा जब दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आएंगी। तो हम उन दोनों को ढूंढ के मिलाते हैं। राइट। ये हमारा काम है, क्रिएटिंग दैट स्टोरीज इनटू रियल, टू प्रूव इट। राइट। भाई चाकू लिया उसने, चाकू से मार के चला गया, अब चाकू रिकवर हो गया, तो हमने जो कर रहा है भाई ये चाकू यूज है, तो चाकू के अंदर पहले उसका ब्लड निकालेंगे। भाई ब्लड कहीं ना कहीं तो उसमें रहेगा ना। हाँ बिल्कुल। हम उसको ब्लड निकालेंगे, उधर जो मरा है आदमी उसका ब्लड लेंगे, दोनों का डीएनए मैच करेंगे। पहले ब्लड ग्रुप मैच किया करते थे, दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, अब डीएनए मैच होता है। अब डीएनए मैच करते हैं, तो डीएनए मैच हो गया, दोनों का है। कपड़ा देखेंगे, जिसके ऊपर गया तो पहले वहाँ लगेगा, उस पर जो वूंड बनाया है उसकी साइज़, अंदर जो वूंड है उसका बनियान पे वो साइज़, नीचे बॉडी पे है वो साइज़, और उसकी अपने उसका फलक्रम, उसकी साइज़ कितने से लेके कितने तक है, कितना इंच डीप गया, वो सब मिलाएंगे। सब जो कोलैबोरेशन हो रहा है तो फिर कहाँ जाएगा चीज़, प्रूव हो जाएगी कि हाँ यही चीज़ है, ऐसे हुई है, यही रिकंस्ट्रक्शन है। और सर सुनने में ऐसा लग रहा था बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है ये। इट्स रियली वेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग। हर कोई नहीं कर सकता है इफ यू डू इट सिंसियरली। राइट। 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 ऐसा हुआ है कि सर दैट रिक्रिएट करते हुए गलतियां हो जाती हैं, कि दैट गलत रिक्रिएशन हो गई, कि मतलब जो आपने सोचा वैसा तो नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ, तो ऐसा भी हो सकता। तो फिर देखिए दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपकी एक्सरसाइज गलत है या उन्होंने जो बताया वो गलत है। राइट। हाँ, भी वो मिसमैच तभी होगा व्हेन वन ऑफ द थिंग इज रॉन्ग। कोई चीज़ तो मैनिपुलेट, इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन हुआ है। राइट। तो उसी चीज़ के लिए रिक्रिएशन किया जाता है ना, कि एवरीथिंग शुड बी रिक्रिएटेबल। तो वही उसी के लिए वो रिक्रिएशन का। तो कई बातें इतनी आसान वो निकल आती हैं, जैसे समझ में आती है। एक मेरे बाहर का एक केस मुझे याद आता है कि एक गाड़ी बड़ी स्पीड से आ रही थी, और वो गाड़ी, ये जो आप लगाते हो ना स्पीड ब्रेकर, तो एक स्पीड ब्रेकर था, उस पर से उड़ी और सामने जैसे ओवर ब्रिज नहीं होते हैं, हाँ, उस पर जाके टकराई और नीचे गिरी। अच्छा। अब ये तो फ्लाई, लोग कह रहे साहब तभी पूछ रहे फ्लाई करें, इतनी गाड़ियाँ जाती हैं, हज़ारों गाड़ी जाती हैं, बट नहीं, उनमें से एक साइंटिस्ट था, अच्छा, जो मेरी तरह कोई रिक्रिएट करने वाला हुआ था। तो उसने कहा नहीं, मैं इसको रिक्रिएट करूँगा। अगर ये रिक्रिएशन से पॉसिबल है, हाँ,
तो उसने पहले स्टडी किया हवाई जहाज कैसे उड़ता है, कितनी मैक्सिमम स्पीड पे ले जाते हैं, हाँ ठीक है ना। और उस स्पीड के आसपास जैसे है, तो उसने जो भी स्पीड एक निकाली कि इसके बाद में अगर इतना एलिवेशन आ जाए चीज़ तो को, फ्लाई तो इट कैन फ्लाई इनटू द फुट ओवर एयर, ब्रिज। ठीक है। और फिर उसने स्पीड पे गाड़ी को, किसी को लिया, उसको ऑटोमेटिक किया, स्पीड बनाई, उसको भगाया, वहाँ पे लाए, तो गाड़ी उठ के फिर वहाँ टकरा गई। तो नाउ इट्स प्रूव्स दैट यस दिस हैज रियली हैपेंड, रिकंस्ट्रक्शन, राइट। तो द रिकंस्ट्रक्शन विल प्रूव इट। उस आपके कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथ देता है बहुत ज़्यादा। मैं एक और एग्जांपल बता, जैसे मैंने शुरू किया है, पहले की रिकंस्ट्रक्शन की बता रहा हूँ। तो आरसी अरोड़ा करके, तो उनके साथ बॉम्बे में गया, बहुत पुरानी बात है। तो बॉम्बे में क्या हुआ था कि एक लड़का, अच्छे फादर उसके बड़े बिजनेसमैन थे, फैक्ट्री थी उसकी काफ़ी बड़ी, साउथ इंडियन था, और वहीं वेल टू डू एंड वहीं सेटल्ड। तो क्या होता है कि वो जब मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था, बॉम्बे मेयर के होते हैं ना, राइट। तो मेयर के इलेक्शन में जब लड़ रहा था, और जब अपना फार्म भर रहा था, और जब वो साइन कर रहा था, तब कोई आदमी आकर उसको कहता है कि तेरा बेटा तो 13वीं फ्लोर से नीचे गिर के मर गया। तो वहीं छोड़ देता है पेन पेपर, और उस बिल्डिंग के पास जाता है, देखता है उसका 13वीं या 14वीं फ्लोर थी, उस पर से नीचे करके उसकी डेथ हो गई। अब उसके बाद आ गया क्रमेश्वर और सब हो गया। अब क्या कि उसके दिमाग में ये बैठ गया कि मैं साइन कर, उसके हो सकता है जो जान पहचान के लोग, उन्होंने भी सजेस्ट किया, या उसके मन में ही आया कि मैं साइन कर रहा था, तभी मेरे को इन्फॉर्मेशन कैसे मिले, इसमें कोई कुछ किसी ने मारा है, और ये सब प्लान्ड गेम था। अच्छा, कि मैं मेयर नहीं बन जाऊं। अच्छा, उनको ये लगा कि दैट में जब साइन करा था तभी कैसे न्यूज़ आ तभी गई। किसी ने आके न्यूज़ क्यों दी मेरे को, ओके। ठीक है। तो वो कैलकाटा मर्डर है, हाई कोर्ट में केस डाला, हाई कोर्ट ने सीबीआई को दे दिया। सीबीआई में आरसी अरोड़ा साहब थे, उनको मार्क हो गया, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे बहुत से मित्र अब भी हैं। तो उन्होंने फिर मेरे को भी डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे डिस्कस किया, मैंने कहा पे चलो भाई बॉम्बे चलना पड़ेगा। तो वहाँ मैंने कहा, मैं देखो भाई, फादर की सब बातें होते सुनी, सबका जितना भी था सब सुना। तो पहले तो हमें पता चला कि उस दिन उसके फाइनल एग्ज़ाम थे, लास्ट एग्ज़ाम था, ठीक है। और वहाँ पे वो सिस्टम था कि नेक्स्ट डे रिज़ल्ट आता था, कॉलेज कर देता था, स्कूल जो है। तो मैंने कहा देयर इज़ समथिंग टू डू विद द एग्ज़ाम, पहले तो ये बात में आ गई। तो उसकी कॉपियाँ पे निकाल देखा, उसने कुछ लिखा ही नहीं था कॉपियों में, खाली थी। सारे एग्ज़ाम में वो था। तो ये तो हो गया कि भाई ठीक है, वो पढ़ाई का तो उसको प्रेशर था, वो नहीं कर रहा। फिर लोगों ने भी बताया, फैमिली के लोगों ने बताया कि भाई ही वॉज नॉट डूइंग वेल इन स्टडीज़, और इसके फादर बहुत चाहते थे कि ये इंजीनियर बने, क्योंकि इसकी फैक्ट्रियाँ हैं। तो सोचता कम से कैसे संभालेगा ये, राइट। एक ही लड़का। तो इसलिए उसको बहुत प्रेशराइज करते थे। वो हो गया, कुछ नहीं लिखा, मतलब विच वॉज क्लियरली शोइंग कि वो मेंटली इज हाईली कन्फ्यूज्ड। फिर हमने एक मेथड अपनाया वहाँ कि भाई वेदर ही वॉज इन डिप्रेशन और नॉट बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स। तो एक परफॉर्मा डेवलप किया हमने, वो मैंने कई बार किया। एक परफॉर्मा डेवलप करके हमने, मैं वापस दिल्ली आए, दिल्ली आके मैंने एक परफॉर्मा डेवलप किया, साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिस्ट दोनों को साथ लेकर, मैं तो था ही खैर साथ में, और जाके हमने उसके साथियों को, टीचर्स को, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड उससे बड़ा क्लियरली प्रेडिक्ट हुआ कि ही वाज अंडर डिप्रेशन। ओके। उधर कॉपियाँ निकल आई, वो इंडिकेट कर रहे हैं, इधर उसका वो स्टेटस इंडिकेट कर रहा है, लेकिन फादर नहीं मान रहा है। सारी बातों को वो बिल्कुल इग्नोर। फैमिली के लोगों से भी फार्म भरवाया, तो वो इतना कंसील ढंग से करके करते हैं उसको कि पता नहीं चले कि भाई अदर वन ट्राइज टू गिव इंफॉर्मेशन विच इज अपोजिट, कि नहीं इसको पता नहीं चला डिप्रेशन था, पर वो उसमें सब अपना न्यूट्रलाइज हो जाता है अपने आप। तो घर वालों से भी भरवाया सबसे, तो उसमें वहाँ भी वो डिप्रेशन वगैरह निकला। अब उसको हम कन्विंस करने लगे, सारी चीज़ें जो तब तक कलेक्ट की थी एविडेंसेस, कि भाई ऐसे ऐसे ही हैज़ कमिट, वो ही इज़ नॉट रेडी टू। उसका क्या एक पॉइंट था कि साहब 13वें मंजिल से गिरा ये बिल्डिंग की जो लाइन है उसे 25 फीट या 30 फीट दूर गिरा था। अच्छा।
वहाँ कैसे गिर सकता है? गिरता तो दीवार के पास गिरता। हाँ, अभी उसका बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन हो गया। जेन्युइन क्वेश्चन। और वो पढ़ा लिखा, खुद भी इंजीनियर था तो पढ़ा लिखा था, तो बड़ा आर्ग्यूमेंट्स पूरा करके, तो अब इसके बिना दिए तो मानेगा नहीं। वो कहता आप नहीं करते, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। आप लोगों के कैसे जाऊँगा, ये आप ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। और उसको एक डाउट था, एक वहाँ गार्ड था, उस गार्ड पे डाउट के साहब इसने उसको ऊपर ले गया और ऊपर जाके फेंक दिया इसको नीचे। हमने कहा ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब हमने किया रिक्रिएशन, जो शुरू किया एक्चुअल में, वो दैट वाज माय प्रॉपर, जिसे कहते हैं, पहले रिक्रिएशन बहुत सारे केसेस कर चुके थे, बट इट्स सो मेथोडोलिकली वैसा नहीं। तो फिर हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया वहाँ कि फ़िल्म में यार डमी में ही बनाते हैं, कुछ पता करो, डमी में बनाते हैं। उसका हाँ, वेट पता किया, प्रोपोर्शन उसी के प्रोपोर्शन के हिसाब से हमने दे करके एक डमी बनवाई, हाँ। रियल ह्यूमन स्केलेटन यूज़ करते हुए। अच्छा, रियल ह्यूमन हाँ, स्केलेटन। रियल ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। सो दैट देयर इज़ नथिंग। एंड उसकी क्लोथिंग तो दे वर वेरी हेल्पफुल। वो डमी जो फिल्मों के लिए डमी वमी बनाते हैं, तो वहाँ तो प्रोफेशनल्स है इस चीज़ों के। तो उन्होंने काफ़ी जो हमारे स्पेसिफिकेशन थे जैसे करके थे, उसने बना दिया। आपने कहा इसको फेंके, तो उसके फादर की ड्यूटी लगाई। मैंने कहा अब जैसे तुम कहते हो ना, तो उसको थोड़ा स्ट्रेंथन कर दिया था हमने कि मतलब जिससे ये बिखरे नहीं कहीं रास्ते में ना। ठीक है। प्रॉपरली ह्यूमन ऑर्गन्स का और सबका रिलेटिव वेट बहुत इंपॉर्टेंट करता है। एब्डोमेन का अलग वेट है, चेस्ट का अलग वेटिंग का रेशो होता है। तो सब रेशो वेशो निकाल के एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ ए दैट बॉय वो क्रिएट किया। अब जब उसके फादर ने ही फेंकवाया कि नहीं ऐसे फेंका गया, उसको आदमी भी दे दिए पुलिस वाले, हमने CRPF के 2 लंबे से जवाब दे दिए, भैया जैसे कहोगे, जैसे कहता है कर दो, जैसे फेंकना फेंको। हाँ। अब उसने वैसे ही फेंका ऊपर से। जैसे ही फेंका, रास्ते में 6ठी फ्लोर के आसपास में उस डमी ने समरसॉल्ट लिया। अच्छा। और उसकी डिस्टेंस बढ़ गई और वो वहीं आके मिली जहाँ पे उसने वो निशान लगाया था। उसने जहाँ से बॉडी मिली थी वहाँ पे लाल रंग से क्रॉस लगाया था, लाल का सर्किल बनाया था, और रोज आके उसको देखता था। वो कोई मिटा नहीं दे उसको। और वो उधर ही गिर ऑब्सेस्ड, गया। वो उसी पे जाकर वहीं गिर गई। अब दिस फेलोस केम एंड वॉक्ड। मैंने कहा आप ही आके देखोगे, बाद में देखेंगे। गया वहीं, ही डिडंट स्पीक ए सिंगल वर्ड, मुझे अब भी याद आता है। गर्दन नीचे डाली, उसको बुलाया गार्ड को, उससे माफ़ी मांगी उसने कि भाई तेरे को मैंने बहुत परेशान किया, क्योंकि पुलिस उस पर कंप्लेंट करता था। पुलिस वाले बेचारे पकड़ ले आते होंगे उसको, जो कुछ भी रहा होगा, तो पूछताछ। हाँ। तो उससे उसने कहा भाई मैंने तुम्हारे पे ऐसे ही शक कर रहा था। एंड ही वॉकड अवे एंड देन दैट केस वाज क्लोज हुआ। क्या हुआ मतलब, हमारा काम खत्म हो गया। तो व्हाट आई मीन्स, दिस रिक्रिएशन नॉट ओनली हेल्प्स the investigation, it helps many things, because there is a big variety of people involved in that, जो सफ़र कर रहे होते हैं उस चीज़ के कारण। राइट है ना। हमारे लिए तो कहानी है, लोगों को तो कहानी सुन के ठीक है, they enjoy it, but people who are actually affected by that, वो तो उनकी तो हालत डिफरेंट है। बाय लिसनिंग टू यू मैं एक चीज़ समझ पा रहा हूँ दैट फोरेंसिक साइंसेस मतलब बहुत नेसेसिटी है। एंड मतलब इट्स सो, मतलब किसी भी केस, कोई भी केस होता है अगर, तो कितना डिपेंडेंट भी होता है इस चीज़ पे कि दैट द फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एंड द साइंस वो क्या हेल्प कर सकती है उसको सॉल्व करने के लिए। दैट्स हाउ ये था। फिर उसके बाद चलता गया। फिर तो आई डोंट रिमेंबर नंबर्स, मतलब नया हमने कभी हिसाब रखा ना किया। तो जहाँ भी रिक्रिएशन है। अच्छा, जैसे रिक्रिएशन में जैसे सर ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें सिर्फ स्केलेटन ही हम ले पाते हैं, हमें मिलता है स्केलेटन, तो वो दिखाते हैं कि दैट फोरेंसिक लैब में वो रिक्रिएट करते हैं फेस भी अगर उनको जरूरत पड़े। यस किया है हमने। तो इट इज पॉसिबल दैट स्केलेटन से सिर्फ रिक्रिएट। सुनो, हमने इस पे आइडेंटिफिकेशन भी करवाए हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक नैना सानी का केस था। अब तो उनके एक्यूज थे वो छूट गए, बाहर आ गए हैं, है ना। तो उस केस में कि वो जलाया गया था उनके, तो जब स्कल हमको मिला है, इट वाज इन 36 पीसेस, 36 पीसेस में था। तो अब जब तक आप उसको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं करोगे, फेस नहीं ठीक से करोगे, तो कौन पहचानेगा उसको? हाउ विल यू मेक आउट द आइडिया? राइट। वो सारे बर्न से स्यूचर वगैरह सब सेपरेट हो गए थे। तो इसे 36 पीसेस एग्जैक्टली उसमें थे।
क्रैक हो जाती है ना हाई हीट से बोन, तो मेरे दिमाग में कैसे करूं, तो मैं गया नेशनल म्यूजियम में। अच्छा। मैं उनके डायरेक्टर से मिला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे पास प्रॉब्लम है और मेरे पास ऐसे स्कल पूरा है गर्दन के ऊपर का हिस्सा, बट दैट इज इन 36 पीसेस। अब वो पीसेस को तो मैं पहचान सकता हूँ कि पैराइटल बोन है, वो है, अब उनको प्लेस करना अपनी जगह पे मेरी बस की बात नहीं है। आई डोंट नो, मैंने देखा है कि आप लोग जो है इतना सा मटके का पीस बनता है या टुकड़े टुकड़े मिलते हैं, उसको मटके को रीशेप कर देते हो। हाँ। तो क्या ये कला उस कली के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ। बोले क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने सबसे सीनियर उसको बुलाया जो रिकन्स्ट्रक्ट करता था, हाँ। रिटायर होने वाले थे, तो बुलाया भी ये डोगरा साहब की कुछ मदद करो। तो उसने पूछा, मैंने ऐसे बोला साहब कर लूँगा। तो मैंने साहब इनको कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ भेज दो। बोले ठीक है, अभी कल से तुम डोगरा साहब के पास जाओगे, जब तक ये काम करा तुम वही रिपोर्ट करना। एंड देन आई वाज सरप्राइज दैट हाउ नाइसली ही रिकन्स्ट्रक्टेड एवरीथिंग एंड इट वाज सच ए, उसमें क्या है कि जैसे ऑक्सीपिटल बोन थी, तो उसने ऑक्सीपिटल बोन पे अखबार का भी सिर्फ लगाया एकदम उसके एडरेंट करके, तो उसका जो फ्रैक्चर का पोर्शन उसके आगे वो निकल आया भी, वहाँ तक तो उसने लगा दिया तो आगे वो निकल आया। तो वो क्या करता था, बोन पीस बराबर का वो काम हमारा होता था, मेरे और मेरे साथ में जो दूसरे थे मेरे डिपार्टमेंट के लोग रेजिडेंट्स वगैरह, तो हम वो पीस ढूंढ के लाते भी ये पैराइटल बोन का पीस है। तो वो फिर वो एकदम इमेजिनेशन से अपना जो है वहाँ पीस लगा के और फटाक से उस पर पतला सोल्यूशन एकदम प्लास्टर ऑफ पेरिस का पानी में घोल के रखता था, वो उस पर लगा देता था। अब वो प्लास्टर पे थोड़ी देर सूख जाता है, तो वो सारी के सारी चिपक जाती थी, जो उसका बुरा पोर्शन है उसको रब करके बराबर कर देता था। ऐसे करके उसने 4-5 दिन में पूरा स्कल और वो सारा कुछ क्रिएट करके रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया। उसके रिश्तेदारों को बुलाया, भाइयों को, हमने कहा भाई ये मिलता जुलता फेस है। बोले हाँ सब बिल्कुल वैसा ही फेस है, वही फेस है, होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। बोले हाँ, इसकी आँख की सॉकेट वगैरह सब जो है ये बिल्कुल लग तो रहा है कि साहब, हालांकि डेलिबरेटली दे डिड नॉट टुक चार्ज ऑफ दैट, बाद में काफ़ी दिनों बाद ले गए। जब इस बात से कन्विंस नहीं हुए तब उन्होंने कहा कि साहब डीएनए करवा के दो, तब मानेंगे हम। फिर हमने डीएनए करवाया उसका, उस ज़माने में बहुत टाइम लगता था डीएनए करने में, तो 3 महीने तक बॉडी हमारे वापस पड़ी रही। जब डीएनए मैच नहीं किया तो मैच कर गया, सब हो गया, तो फिर लेके गए वो, है ना। लेकिन प्राइमा फेसी वो मान गए कि, और वो भी पुलिस सबके लिए भी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना सबसे ज़रूरी होता है। राइट, सिंपल। और ये एस्टेब्लिश मेल है फीमेल है, ये तो पहली बात है ना। राइट, ठीक है। तो बन थी सारी बोन्स उसके, तो इसलिए वो फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन से बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ था। तो इस तरह से रिकन्स्ट्रक्शन किया। तो हर ये कोई दो केस जो है ना वो एक जैसे नहीं होंगे आपके। राइट। मुझे आज तक कोई 2 सिचुएशन ऐसी नहीं मिली है कि वो एकदम एक जैसा। हाँ, हर एक में देख के पहले आप समझते हो, फिर आप जॉट डाउन करते हो पॉइंट सारे जो हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में आप उसको आगे बढ़ते हो। सर, ट्रुथ डिटेक्शन की बात करते हैं, ट्रुथ डिटेक्शन एनालिसिस, लाइक जिसमें काफी सारे टेस्ट होते हैं। इस पे मैं बात नहीं करूंगा ज़्यादा, ट्रुथ एनालिसिस पे, क्योंकि आई एम द वन हु डजंट बिलीव इन दिस ट्रुथ एटसेट्रा, ट्रुथ प्रोसेस, ट्रुथ एनालिसिस और वो जो। अच्छा, यू डोंट बिलीव इन दिस? आई डोंट बिलीव इन देम। अच्छा, आप ये मानते हैं? आई डोंट कंसिडर देम एज साइंटिफिक प्रोसीजर्स। अच्छा, आप ये मानते हो कि दैट ये जितने टेस्ट होते हैं ये मैनिपुलेट करे जा सकते हैं? नहीं, देखिए मैं इसमें कोई कमेंट नहीं, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये इंटरेस्ट का विषय ही नहीं है। ओके। मैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हूँ। राइट। वो मेरा इंटरेस्ट का विषय रहा है। राइट। क्योंकि हमारा काफ़ी सारा पोर्शन, हमारा जो एमडी का कोर्स होता है उसमें फॉरेंसिक साइकेट्री एंड साइकोलॉजी को डिवोटेड होता है। राइट। और वो प्रैक्टिकली मैं बहुत इसको करता आया हूँ, दैट इज़ माई फील्ड। ओके। बट इसको न तो मैंने कभी किया, न ही मैंने रिकमेंड किया, न ही मेरा व्यक्तिगत उस पर विश्वास है। तो सर, जैसे क्राइम सीन्स जो होते हैं, जैसे उसमें से एविडेंसेस कलेक्ट करे जाते हैं, तो क्या क्या मेजर एविडेंसेस आप से कलेक्ट करते हो? देखो, मैं जैसे बता रहा, क्राइम सीन पे बेसिक प्रिंसिपल वही लोकार्ड प्रिंसिपल याद रखने के है ना। तो जो वो क्राइम करने वहाँ पे आया है,
तो क्राइम सीन पे वो अपनी एविडेंसेस छोड़ के जाएगा, जो कुछ उसने किया है वो सब कुछ छोड़ के जाएगा वहां पे। उन एविडेंसेस को, जिसको हम एग्जिबिट्स कहते हैं और ट्रेस एविडेंस कहते हैं। राइट। ट्रेस एविडेंस वो होती है छोटी, जो ब्लड का स्पेक है, थूक है, सिगरेट है, कोई ये सब है, सिगरेट है, एक एग्जिबिट हो गया वहाँ पे। तो हम वहाँ वही तलाश करते हैं कि जो बंदा वहाँ क्राइम करने आया है उसकी एविडेंसेस और जो चीज़ें वहाँ से मिसिंग है, क्योंकि फ्यूचर में वो जब काम आएगी, जो पकड़ पकड़ में आएगा या और दूसरी जगह जाएंगे, है ना। सो ऑल दोज थिंग्स या तो वो सब उसमें करते हैं, उनको सबको प्रिजर्व करने के अलग। फिर उसके बाद जैसे आपका डीएनए के लिए सैम्पलिंग करनी है आपने, और तरह के दुनिया भर की जो सैम्पलिंग वहाँ पे मटेरियल जो मिल रहा है जितना भी, उस सब के सैम्पलिंग इकट्ठी की मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि Scenario, कैसा उधर कैसा क्राइम वहाँ पे, हुआ है, कैसा क्राइम हुआ है। तो वो सारी उनको एग्जिबिट्स बोलते हैं, उनको मतलब सील करते जाते हैं सील्ड पैटर्न में, इस ढंग से कि बाद में, बिकॉज कोर्ट में जब जाएगा वो केस, तो प्राइमरी सील से लेके सेकेंडरी सील, टर्शरी सील्स, वो सारी उसी पे लगती जाती हैं। तो वो दैट कॉन्टिन्यूटी जिसे हम कहते हैं ऑफ द एविडेंस, है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट। अगर वो बीच में ब्रेक हो गई तो आपकी वो जो एविडेंस है रिलायबल नहीं है, और वो स्टार्ट होगी सीन ऑफ क्राइम से। मान लो मेरे को एक नाइफ भी मिल गया है, ब्लेड ही मिल गया वहां पे, कुछ भी कोई पीस मिल गया, अब मैं उसको बड़ा प्रॉपरली उसको मुझे करना पड़ेगा। एक तो मैं कुछ कोई चीज उसमें ऐसी अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा जो उसके एग्जामिनेशन है, बिकॉज ये सब सील होकर के जाएंगे लैब में, लैब में फिर डिटेल उनके एग्जामिनेशन होंगे। तो आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो कंटामिनेट नहीं हो जाए, या आपको इसमें एडिशनल चीज ऐड नहीं करते। एंड सबसे ज्यादा आपको फिर उसको बोलते हैं हम चेन ऑफ कस्टडी। तो चेन ऑफ कस्टडी बिल्कुल अनइंटरप्टेड, अनइंटरफियर्ड लास्ट तक आपको मेंटेन करती है, तब वो एविडेंस कोर्ट में जाके एडमिसिबल होगी। जैसे मैंने दिया तो उसको कौन खोलेगा? लैब वाला खोलेगा, पहले पुलिस वाला ले जाएगा, फिर लैब वाला खोलेगा उसको। तो जो पहले जितने भी एविडेंसेस के उसकी हैं, सील्स हैं और हैं, तो वो सब प्रिजर्व रखनी पड़ती हैं, बिकॉज दैट विल एस्टेब्लिश द चेन ऑफ कस्टडी। राइट। अगर वो चेन नहीं प्रूव कर सकते आप, तो फिर वो आपके एविडेंस रिलायबल नहीं है। तो जितने भी वहां से ट्रेस एविडेंसेस या एग्जिबिट्स, वेपन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रस्सी भी हो सकती है, ठीक है ना, टिश्यू भी हो सकता है, ह्यूमन टिश्यू हो सकता है, क्लोथिंग्स हो सकती हैं, कपड़ा हो सकता है, एनी मटेरियल। तो वो सब वहाँ सीन पे पहला प्रिजर्व करते हैं। उसके लिए सबसे पहली प्रॉब्लम चीज जो होती है वो ये होता है कि आप सीन को तुरंत कोर्डन कर दीजिए, बिकॉज जैसे वो जो आपने केस आरुषि का केस किया, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि सीन को कोर्डन किया ही नहीं। There are so many beautiful evidences which were available, very very important evidences available, और वो मीडिया वाले भी घुस गए, पुलिस वाले भी यूं जा रहे हैं, पब्लिक वाले भी जा रहे हैं, पड़ोसी भी यूं जा रहे हैं, everything got contaminated, right, and that spoiled the case। अगर एक सिंगल बात है कि सबसे पहले कॉर्डन दी सीन ऑफ क्राइम, उसमें न कोई जाएगा न कोई आएगा, क्राइम टीम आएगी वो भी जाएगी, क्राइम टीम भी अपने प्रिकॉशंस लेती है सारे, बूट से लेकर के, बूट पे कपड़े कवर आते हैं, कवर और से ढके बॉडी पे अपना पहन करके फिर जाएंगे, सो दैट कोई उनमें से कोई अपने एविडेंस वहां छोड़ देता हो। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वेरी डन टू वेरी सीरियसली, जो सीरियसनेस इंडिया में नहीं हो पाती है। दैट्स व्हाई मेनी टाइम्स मतलब वैल्यूएबल एविडेंसेस और ट्रेस एविडेंसेस और एग्जिबिट्स दे आर कंटामिनेटेड हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। और सबसे मिसलीडिंग क्या चीज एविडेंस में, क्या चीज आपको मिलती है? एनीथिंग कैन मिसलीड, अगर प्रॉपर्ली आपने प्रिजर्व नहीं किया उसको तो उसका पर्पज ही खत्म हो जाएगा। वे जो लेड प्रोसीजर है, हिसाब से प्रोटोकॉल्स डेवलप करना चाहिए हर चीज के लिए, है ना। तो वो अगर होते हैं और हर एवरीवन इज अवेयर ऑफ देम, तो फिर वो गलती नहीं होगी, क्योंकि हर चीज का एक प्रोटोकॉल फिक्स्ड है। तो वो हमारे यहाँ इतने ज्यादा अभी नहीं हो पाते।
तो Right. इसलिए ज्यादा गड़बड़ होती है। अच्छा सर, अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसने क्राइम करा हो बट वो बहुत शातिर था, उसको पता था कि दैट क्या क्या एविडेंस मेरे इधर रह सकते हैं और उसने उसको क्लीन कर दिया, तो कैसे फिर उसको देखिए करा? ऐसा है, वो क्लीन करेगा तो और एडिशनल एविडेंस छोड़ के जाएगा। क्लीन किसी चीज से करेगा, राइट। कोई फाइबर करेगा, उसमें लेगा, तौलिया होगा, कुछ होगा, वो तो उसके मार्क आएंगे। आप जितना उससे करोगे, छेड़छाड़ी करोगे, उतने ही आप एडिशनल मार्क्स छोड़ते जा रहे हो। बुलेट को तो आप पहचान ही लेंगे, बड़ी थोड़ी क्वांटिटी चाहिए, 1 पार्ट मिलियन चाहिए, वो तो उतना आपको मिल ही जाएगा। लेकिन उसके साथ में जिस चीज से आपने उठाया उसके एविडेंस और छोड़ जाओगे आप। राइट। तो ये क्लीनिंग पूरी नहीं हो पाती कभी भी, कुछ ना कुछ सुराग छूट ही जाता है। कुछ ना कुछ सुराग छूट के जाएगा। मैंने जैसे अभी तक आपकी सारी बात सुनी, मुझे एक चीज समझ आई कि दैट एक फोरेंसिक एक्सपर्ट का एक केस में रोल बहुत बड़ा होता है। ही इज हैविंग ए बिग रोल। बट सेकेंडली सबसे बड़ी बात है, खाली एक मैं तो एक मेडिकल फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, राइट। देयर आर सो मेनी अदर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। राइट। बैलिस्टिक वाला अलग होगा, केमिकल केमिस्ट्री वाला अलग है, बायोलॉजी वाला अलग है ना। तो इस तरह सब डिवीजन है, तो सबका अपना अपना रोल है। बट हाँ, जैसे यूएसए में सबसे पहले सीन पे जो पहुंचता है वो डॉक्टर ही होता है। अच्छा। आई थिंक दिस सिस्टम शुड बी स्टार्टेड हेयर आल्सो। मेडिकल एग्जामिनर बोलते हैं वो, तो सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनर पहुंचेगा। They will see scenarios He will and see the scenario and preserve it and all that. वो सबके बस सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करते हैं पुलिस वाले, और तब तक कोऑर्डन तो पुलिस ही करेगी। तो कोऑर्डनिंग एंड देन कॉलिंग ऑफ द वो। और वैसे भी वो एथिकली भी और मोरली भी अच्छा लगता है, बिकॉज हो सकता है कुछ प्राण हो, लास्ट तो डॉक्टर अगर होगा तो कम से कम कुछ देख लेगा उसको। सो ही मेक्स दी, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि डेड बॉडी को सीन से ले जाने में और डॉक्टर तक पोस्टमार्टम करने के टाइम तक काफी टाइम इलैप्स हो जाता है। सो मेनी ऑफ द फाइंडिंग्स गेट लॉस्ट, है ना। बॉडी पे कितने लोगों के हाथ से लगेंगे, उस पे जाएंगे, कुछ साफ हो जाएंगे, कुछ और हो जाएंगे, तो राइट सीन पे जाकर के अपना देख लेता है। एंड देन इन एडिशनल वी विल सी साइन ऑफ लाइफ भी, अगर कभी बाय द वे कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो ही कैन हेल्प इट। तो वहां पे इसलिए मेडिकल एग्जामिनर ही द फर्स्ट पर्सन टू रीच along with police and to manage everything। तो वो भी उनके आगे हर चीज के प्रोटोकॉल सेटल्ड है ना। उन्हीं प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। हर चीज के लिए अलग से एनवेलप या वो जो भी कंटेनर्स हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हैं। यहाँ तो बड़ी उसी में बड़ी मुश्किल है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, प्रोसीजर्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यहाँ तो विसरा रखते हैं, मेनू लग जाते हैं, उसकी एनालिसिस ही नहीं होती। लैब की फैसिलिटीज ही बहुत कम है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री एंड लॉट ऑफ अटेंशन इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट टू। अब प्रोड्यूस तो किए जा रहे हैं फोरेंसिक साइंटिस्ट, 5-7 हज़ार हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट यू हैव टू डेवलप एन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे जाके काम करें, सीखें। इंफ्रास्ट्रक्चर इज मिसिंग। हाँ, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से करना पड़ेगा। वो हर एरिया में उसी ढंग से हो रहा है जैसे सड़क मैनेज हो रही है ना, भीड़। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, जैसे होल्स कवर कर दिए जाते हैं जहां पे गड्ढा होता है। एंड भीड़ आल्सो, नोबडी इज वर्किंग इन ए प्रॉपर वे। कोई व्हीकल ठीक से नहीं चल रहा, तो वही रिफ्लेक्ट होता है आपके हर सिस्टम में। तो कोई भी सिस्टम जो आपका है वो प्रॉपर वे में जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चलता। चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे मेडिकल का हो या कुछ भी हो, तो सब जगह जाओ वही भीड़ भड़का, ये शोर शराबाई, which people outside people are not used to, राइट। है ना। बट अगर क्राइम सीन की सर मैं बात करूं तो मुझे एक चीज समझ आएगी दैट एक फोरेंसिक एक्सपर्ट का रोल बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा है, ही प्लेज अ वाइटल रोल। वाइटल रोल। बट अगर सर एक चीज है, मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, अगर वो ही एविडेंस को करप्ट कर दे या एविडेंस को मिसलीड कर दे तो केस का तो सिनेरियोज ही बदल सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा बहुत कम केस हुए हैं, बहुत कम केस हुए हैं, पर ऐसे हुए होंगे। इस चीज को लेके इंडिया में कोई स्टडी नहीं, पर देयर आर सर्टेन डॉक्टर्स हु हैव बीन प्रोसिक्यूटेड हैं। डॉक्टर्स ऐसे एग्जांपल्स हैं, बिकॉज दे उन्होंने ठीक से मैनेज नहीं किया केस को, गलत ओपिनियन दी है। तो केसेस हैं एग्जांपल के लिए जहाँ प्रोसिक्यूशन भी होता है। अच्छा, जब जैसे कोई हाई प्रोफाइल केस हुआ, कोई हाई प्रोफाइल फैमिली का केस था, उधर
आप उनको पता चला कि दैट यू आर द पर्सन जो पोस्टमार्टम कर रहा है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि दैट उन्होंने आपको कांटेक्ट करा और बोला हो कि भाई? देखो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, हम्म, शायद इसलिए नहीं हुआ कि भाई आप क्या होता है कि जब प्रोफेशन में कहीं भी जाते हो हम्म, तो यू क्रिएट योर अपना बिहेवियर, एक आप खुद ही तो लोगों को कन्वे करते हो ना मैं क्या हूँ। राइट, कैरेक्टर आप दिखाते हो। तो शुरू से अगर मान लो किसी ने अप्रोच करने की कोशिश भी की तो आपने हाथ जोड़ के उसको मना कर दिया कि भाई देखो जो इस बात पे बात मत करो, बाकी जो भी करना करो, ये मेरा प्रोफेशन है, वहाँ मैं कोई समझौता नहीं करता, जो Right. मेरे समझ में आया वही मैं करूँगा। तो वो एक बार आपको करना होता है ना, देन पीपल अंडरस्टैंड कि भाई भैया जो जो इसको ठीक लगेगा वो ये करेगा। तो इसलिए मेरे साथ में ऐसा नहीं नहीं हुआ। सिर्फ एक केस में, अब इसका काउंटर तुम ये पूछो किसी में धमकाया हो, हम्म, भाई दो तरह की हो सकती है ना अप्रोच, एक तो पैसा ले लो या फला कर या लो, धमकाया हो। दूसरा धमकाता है आदमी की तरफ। हाँ, तो धमकाने वाली जो बात है वो एक आध बार हुई है। और सबसे ज्यादा जो मुझे बात लगी जिसको गवर्नमेंट ने भी बहुत सीरियसली लिया था, एक कश्मीर में एक विलियम ओस्ट्रो करके ज्यू था, अच्छा। ठीक है। तो उसको और उसके साथ में तीन चार और अंग्रेजों को, ब्रिटिश थे कुछ अमेरिकन थे, उनको कश्मीरी जो टेररिस्ट थे उन्होंने पकड़ लिया था उसको, अच्छा। ठीक है। पकड़ने के बाद में उनको, उन्होंने बाकियों को तो छोड़ा नहीं, छोड़ा किसी को नहीं, लेकिन जू से तो मुसलमान उनकी खास दुश्मनी होती है ना। तो विलियम ऑस्ट्रो वजह जू, अच्छा। उसको मार दिया, बीहेड कर दिया, बीहेड करके और उसके बीहेड करके वहां पे, एंड देन दे अनाउंस्ड कि कोई पूरे जम्मू कश्मीर में इसका पोस्टमार्टम नहीं करेगा। अच्छा। और वहां सब डॉक्टर मना कर दिया, श्रीनगर में जम्मू में दोनों जगह पे नहीं करे। गवर्नमेंट ने भी सोचा कि यार हमने किया तो यही के लोग हैं, मार देंगे डॉक्टर को तो और पंगा पड़ जाएगा। तो देन दे कॉन्टेक्टेड मी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे कॉन्टेक्ट किया, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, और वो बॉडी तो वहाँ से वाइसा से उन्होंने रवाना कर दी है, बिकॉज पब्लिक का मोशन बहुत ज़्यादा हो गया है वहाँ पे। वो कहते हैं कि साहब कश्मीर का डॉक्टर तो कोई पोस्टमार्टम करेगा नहीं। तो वो फिर मेरे पास लेकर के आ गया, तो मैंने फिर उसका ऑटोप्सी जो है किया, और देखा कि उसकी गर्दन काटी गई थी जब जिंदा था वो, और मरने के बाद उसकी बैक पे लिखा गया था नाइफ से, चाकू से, अल्फरान। अच्छा, व्हाट इट मींस अल्फरान? मुझे भी मालूम अच्छा। है, इंग्लिश में लिखा हुआ था ALFARAN, they अल्फरान। want to give some message. जो उनकी कोई रही होगी संगठन या जो कुछ भी है, अल्फरान लिखा हुआ था। तो सब कुछ हो गया उसके अंदर जो है। तो उसके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स वगैरह भी आ गए थे, सब बात, तो ऑटोप्सी वगैरह सब खत्म हो गए। तो दो चीज़ें मैंने उसमें नहीं देखी मेरे साथ हुई। एक तो ये कि कुछ अमेरिकन या जो भी किस कंट्री के मुझे तो मुझे मालूम नहीं, पर सिंगापुर से कोई एक टीम आ गई थी उनकी, जो भी वहाँ पे क्राइम उनकी इन्वेस्टिगेशन की यूरोपियन कंट्रीज की होती होगी, दे हैड कम, सो दे वांटेड टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ पोस्टमार्टम। तो मैंने मना किया, मैंने कहा ये तो मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो फाइनली उन्होंने तुरंत बात की मिनिस्ट्री ऑफ होम में, देन होम ने मुझे, सेक्रेटरी होम ने फ़ोन किया कि भाई तुम इनको अलाउ कर दो। तो मैंने कहा मैं अलाउ तो कर दूंगा, बट आई विल नॉट, इनको इनसे इंटरेक्शन नहीं करूँगा मैं, दैट विल अगेंस्ट माई एथिक्स, जो मेरा डिसीजन। बोले नहीं कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ खड़े रहेंगे वहाँ पे। मैंने ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। तो मैंने उनको अलाउ कर दिया। तो उन्हीं के सामने से ऑटोप्सी वगैरह सब हुई थी कर करा के। तो वहीं पे वो मैंने, हाँ, फर्स्ट टाइम आई सॉ सम डिवाइस। तो उनमें से एक कम्युनिकेट कर रहा था किसी को कि भाई डॉक्टर डोगरा ने पोस्टमार्टम कर दिया है। तो आई सॉ दैट मोबाइल थिंग, तब तो मोबाइल फोन नहीं होते थे। सो आई देयर इज समथिंग मोबाइल इन द हैंड, ही वाज सिंपली रिपोर्टिंग टू हिज ऑफिस कि भाई दैट पोस्टमार्टम इज ओवर एंड ही हैज सीन एंड एवरीथिंग इज सेटिस्फैक्टरी। इतना ही उसने कहा, बाकी उसने हर चीज सेटिस्फैक्टरी है करके उसने कर दिया। रात को मैं घर चला गया इवनिंग में, 1 बजे के आसपास फोन आया लैंडलाइन पे, लैंडलाइन ही थी, होती थी उन दोनों में। तो ही सेड कि भाई मैं श्रीनगर एक्सचेंज से बोल रहा हूँ,
और मैं आपकी कॉल आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ किसी, उस वक्त तो मुझे सिटी का कुछ नाम याद था गांव का, वहाँ कर रहा हूँ, तो आप बात कर लीजिएगा। ट्रंक कॉल उन दोनों में इसी तरह हुआ करती थी। उसके बाद मैं वहाँ से उन्होंने आगे एक्सटेंड की, कोई जगह का नाम नहीं बताया, सिंपली मैं मिला रहा हूँ वहाँ पे बात कर ली। देन समबडी स्पोक, तो बोला डोगरा, तो अपने बोलने लगा कश्मीरी में मेरे को। अब उसने मुझे बोला तू बाज नहीं आता है ना, जैसे उसने बाज वर्ड बोला तो ये मुझे मालूम है कि या डोगरा लोग बोलते हैं या कश्मीर वाले बोलते हैं बाज वर्ड, बाज नहीं आता है। तो मैंने फिर तुरंत उसकी थोड़ी सुननी शुरू कर दी और इग्नोर भी करना शुरू कर दिया, और थोड़ा सा तो कुछ दो चार बातें बोलकर उसने फिर बंद कर दिया, देख लेंगे तेरे को ये है वो करके। मैंने सोचा यार मैं आई शुड डिस्क्लोज इट समवेयर, इतना रात को 1 बजे फ़ोन आ रहा है। तो मैंने तुरंत, हमारे यहाँ एक ड्यूटी ऑफिसर रहता है हमेशा 24 आवर्स, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा। उसको कहा मैंने कहा भी ऐसे ऐसे मेरे पास फ़ोन आया अभी 1 बजे, और ये कश्मीर से ही मैं बड़ा पक्का हूँ, क्योंकि पहले श्रीनगर से आया था और उसके बाद मुझसे नहीं बोला, और उसने वर्ड बाज और उसकी मैं जो स्टाइल है बोलने के एक्सेंट से मैं एबल टू मेक आउट कि वो कश्मीरी हैं। तो बोले सर आप मैं अभी आपसे 5 मिनट बाद आता हूँ, डोंट टेक इट लाइटली। तुरंत उसका ये था रिएक्शन। मैंने कहा क्या बात है? बोले साहब मैं भाई हमारे यहाँ हमेशा एक पुलिस पोस्ट रहती है, तो वो बंदा आपके पास में आ रहा है और आप इसको बस होल्ड रख, मतलब अपना मैं भी बताता हूँ करके रख दिया। वो कांस्टेबल जो मेरे पास ही पोस्टेड होते हैं वो, तो वो सब इंस्पेक्टर था, मेरे पास आ गया, घर पे आ गया। बोले साहब ये फ़ोन आपको आया? मैंने कहा मेरे को आया। तो बोले साहब कल यही फ़ोन जो है डायरेक्टर के पास आया था कि भाई तुम्हारे यहाँ बॉडी हमने सुना है कि भेज रहे हैं, तुम पोस्टमार्टम नहीं करोगे उसका, ये हमारा आदेश है, मानना है। तो बोले पूरी पुलिस सब यहाँ आई थी, आईजी वगैरह सब उनके पास आए थे। तो अब आप आज आपके पास आया है, तो डोंट टेक इट सीरियसली। इतने में फिर थोड़ी देर में पहले वहाँ से अपने फ़ोन ऑन करके आया था, तो पुलिस के काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी वगैरह आ गए, से जो जानते थे पर्सनली। बोल रहे साहब क्या हो गया? मैंने भी ऐसे ऐसे हुआ। वो डोंट टेक इट लाइटली, हम रात को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं वो सब इधर। मैंने कहा यार तुम रात भर तो रखा, सुबह देखा तो मुझे बड़ा ख़राब लगा, क्योंकि आस पड़ोस वाले सब देख रहे भी क्या हो गया इतनी पुलिस। फिर मैंने उनको फ़ोन किया एसपी को, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया मेरे को, तो बड़ी मैं निकल रहा हूँ, 2 लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, तो मुझे कुछ ये पसंद नहीं, आप इसको उठा दो यहाँ से प्लीज़, मैं घर से बाहर तब निकलूँगा जब ये सब हट जाएगा। तो बोले नहीं डॉक्टर साहब वी हैव टू टेक सीरियसली, है हमने भी ट्रेस कर लिया उसको, फ़ोन कहाँ से आया था, ये था वो, इट्स ए रियली। ठीक है, मैंने कहा भगवान रखने वाला है। मैंने कहा तुम क्यों चिंता करते हो? क्या फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। 2 आदमी बोले सिविल ड्रेस में चलते रहेंगे, तो मैंने कहा वो तो मेरे कांस्टेबल 2 यहाँ है ही, उनको बोल दो मेरे ऑफिस में आ जाएंगे। तो फिर ऐसे करके तो ये हुआ कुछ नहीं उसके बाद है, पर दिस वाज द ओनली थिंग विच, जहाँ पे किसी ने ये धमकाया हो कि भैया क्यों तुमने ऑटोप्सी की और क्यों ये, बड़ा उसके बाद नहीं। तो बाकी किसी ने ऐसे अप्रोच, मैं आई वाज नॉट सो एक्सेसिबल टू द पीपल, राइट, इजीली, तो दैट्स फाइन। मैं कभी ऐसे कोई भी आता है तो हम बड़े प्यार से उससे बात करते हैं, पर सब इस पे बात नहीं, बाकी जो करना है तो करो भाई, तुमको देख कोई प्रॉब्लम है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ करो, पर जो मेरा इशू है उस पर बात मत करो। राइट, जो केस है वो अपना हमारा हाँ केस वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल जजमेंट है मेरा, उसमें कुछ नहीं। और कोई बात करनी है तो मैं इंश्योरेंस की हेल्प चाहिए, किसी और चाहिए तो मुझे बता दो, मैं मेरा कोई जान पहचान का होगा तो बदल दूंगा। राइट, तो ये मेरा बड़ा शुरू से ही रहा, फर्स्ट वेरी बिगनिंग। सर ये जो साइकोपैथ होते हैं, जो सोशियोपैथ होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? नार्सिसिस्ट जो पर्सनालिटीज होती हैं, इनको हम कहते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो इन सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। 10 प्रकार के होते हैं ये, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। ठीक है।
उसी में ये जो ज्यादा पॉपुलर जो है वो तीन ये हैं आपके, साइकोपैथ, साइकोपैथ, सोशियोपैथ। नार्सिसिस्ट एंड सोशियोपैथ। और उसका कारण ये है कि तीनों में कुछ कॉमन फैक्टर हैं जिसके कारण ये तीनों मतलब लोग ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा ये क्रिमिनल सिचुएशंस में इन्वॉल्व मिलते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि आदमी की बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे बिहेवियर की, तो उसमें सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक होती है एक एम्पैथी। तो इन लोगों तीनों में एम्पैथी का अभाव होता है। दया नहीं है। हाँ, दया, ममता, प्यार, ये सब जो है एम्पैथी के रूप है। राइट। दिल काम नहीं करता, दिमाग काम करता है, सिर्फ दिमाग काम करता है अनहिंडर्ड। तो एक तो उनमें होता है कि एम्पैथी नहीं होती। फिर आगे उनके अलग अलग करैक्टर हैं। जैसे आपका साइकोपैथ है, क्योंकि उसमें एम्पैथी नहीं है तो इमोशंस भी नहीं होंगे, वो किसी से जुड़ नहीं सकता इमोशनली, इमोशंस का एब्सेंस होगा। फिर तीसरा निष्ठुर होगा, उसको दया भाव नहीं आएगा कभी भी। फोर्थ में उसका जो भी एक्शन है बड़ा कोल्ड एक्शन होगा, क्योंकि देयर नथिंग, नो कंफ्यूजन इन माइंड। वो जो रोकने वाला भाव है एम्पैथी का वो तो है नहीं। गलत सही का उनको एहसास भी नहीं होता कि ये गलत चीज है ये सही चीज है, ये भी उसमें उनको एहसास नहीं होता। तो कुल मिला के उनका बिहेवियर बहुत कोल्ड हो गया, मतलब सो दे डू द थिंग जस्ट बिकॉज दे डू इट। उसका एक्सप्लेनेशन बड़ा मुश्किल मिलता है क्योंकि ये सब कुछ तो है नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखने में ये नहीं है कि साइकोपैथ कोई आपको पागल की तरह घूमता मिलेगा या ऐसे ना। ऑल सब में ये सब जो होते हैं वो अपने आप को लोगों से सीखते हैं। सीखते कैसे हैं कि जैसे उसने देखा कि यार इमोशन कुछ नहीं है, उसके फ्लैट है, लेकिन उसने देखा यार एक आदमी आता है और टाई वे पहन के आता है, कपड़े बहुत अच्छे पहनता है और सब उसको अच्छा समझते हैं, तो ही विल आल्सो विद दिस। जैसे साइकोपैथ आपको हमेशा नीट एंड क्लीन मिलेगा, वो कपड़ों पे एक फ्रिल भी नहीं होगा, जूते चमका चिमकू के सुबह पहनेगा। तो सीखते हैं लोग प्यार की बात कैसे करते हैं, तो बड़े ढंग की पैर से आपसे बात करेगा, अंदर इमोशन कुछ नहीं है। सो दे आर वेरी गुड एक्टर्स, they learn things from people and then they start behaving it that way, and that's why it becomes difficult to judge them. They may be आपके आसपास घूम रहे हो, आपके अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, सब कुछ है, but they learn from other people कि भाई किस बात रहना कैसे है, हाँ रहना कैसे है जिससे मेरे को रिस्पेक्ट मिले। ओके। यही चीज नार्सिसिस्ट में होती है। नार्सिसिस्ट में जो एडिशनल चीज होती है वो होता है एडमिरेशन, प्रशंसा जो है। एम्पैथी तो नहीं है किसी के साथ भी, बट उसको प्रशंसा चाहिए किसी भी तरीके से। वो उसकी ऑक्सीजन है। अटेंशन चाहिए, चार लोग अटेंशन लोग चाहिए उसको, चार लोग अटेंशन। तो वो हमेशा जो है अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे बात करेंगे, बात करने का स्टाइल भी ऐसा होगा कि दूसरे लोग सब उनको अट्रैक्ट करेंगे। एक्टिविटी को ऐसी सोच के करेंगे कि जिससे दूसरे लोग जो है उनको अप्रिशिएट करें। हाँ, कि उसकी बात हो, हाँ चर्चा हो। चमचा, तो वो बिना चमचों के बिना मतलब एडमिरेशन के जी नहीं सकते, उनकी ऑक्सीजन है। उसके लिए कुछ किसी सीमा तक भी चले जाएंगे। फिर क्या होता है कि विश्वसनीय होते बिल्कुल नहीं होते नार्सिसिस्ट, ट्रस्टवर्दी नहीं होते बिल्कुल भी। जैसे मान लीजिए वाइफ ही है किसी की नार्सिसिस्ट, तो कभी भी वो फेथफुल हो ही नहीं सकते अपने हस्बैंड को। दे कैन नॉट बी फेथफुल बाय बायोलॉजिकली, दे कैन नॉट बी फेथफुल। उनका दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि अटेंशन मतलब उनको चाहिए, तो at times to seek attention they become friendly with the people, and then at the time of even sexual activity they need appreciation at that time. So उनको admiration जो है, and second उसके बाद में उनको grandiosity बहुत होती है। What does it mean? Grandiosity होता है अपने को बहुत बड़ा समझना। मैं खुद में खामखा। हाँ, मैं तो उनको ग्रैंडियोसिटी है, साथ में बहुत बड़ा समझते हैं अपने आप को, है ना। अब उसके लिए भी उनको अच्छे कपड़े पहनना और वो तो उससे लिए भी लर्न करते हैं किससे लोग आपको बड़ा समझेंगे, अच्छा समझेंगे, तो लर्न करते हैं चीजों का। एट टाइम्स दे लर्न इवन रॉन्ग थिंग्स, कुछ भी जिससे कुछ भी, क्योंकि उसमें पीछे इमोशंस नहीं है ना, तो फ्लैट है। इमोशंस ना होने की वजह से सही गलत में फैसला कर पाना मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट।
तो वो राइट रॉन्ग में उनके लिए भी कोई कोई चीज नहीं है राइट रॉन्ग। इनका क्योंकि देखिए साइकोपैथ तो थ्रिल के लिए मर्डर करेगा, उसको उससे थ्रिल मिलता है ट्रेन मिल गया। और फिर उसको रिपीट करता है बार बार वो थ्रिल गेन करने के लिए, इसलिए वो सीरियल मर्डर बन जाता है। राइट। नार्सिसिस्ट किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वो जो है जब उसके ईगो को चोट लगती है तो तब गुस्से में, रिएक्शन में, इसलिए नार्सिसिस्ट मर्डर करेगा, अपने हस्बैंड का करेगा या और किसी दोस्त का, सेक्सुअल पार्टनर का मर्डर करेगा जब कोई उसकी ऐसी बात लगेगी उसको कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरे ईगो को, ग्रैंडिसिटी को उसके मतलब अटैक हो रहा है, तो वो वहीं पे फिर वो मर्डर कर देता है। क्योंकि एम्पैथी पीछे कुछ है नहीं फिजिकल, वो तो एक डायरेक्ट रिएक्शन है उसका। राइट राइट राइट। तो वो मार मोर कर करता है। अब दोनों में एक साइकोपैथ में खास करके क्योंकि किसी तरह का उसको रिस्ट्रेंट नहीं है तो उसकी प्लानिंग बड़ी कूल होती है, एक्शन भी बड़ा कूल होगा कि किसी तरह का उसके मन में रिग्रेट नहीं है, रिग्रेटलेस होते हैं। जब रिग्रेटलेस नहीं है, जब रिग्रेट नहीं है उसको करने का तो बड़े कूलली वो आदमी काम करेगा, कूलली उसको प्लान करेगा। हाँ, उसको चिंता ही नहीं है, चिंता नहीं है उसको, इसकी नहीं है। एंड दैट इज द रीजन दैट दे आर हार्डली कॉट। क्योंकि इतने प्लान, देखिए गलती कहाँ होती है क्रिमिनल से, किया फिर वो घबराता है, फिर वो घबराता है। एवरी क्रिमिनल इज नॉट ए साइकोपैथ, है ना। तो उसमें घबराहट में सब उसकी गलतियां ज्यादा होती हैं। यहाँ तो कोई है ही नहीं, बड़ा प्लान में उसको साफ भी करना तो कोई, जैसे कोहली था वो निठारी वाला, अच्छा, क्लासिकल साइकोपैथ एंड नेक्रोफेजिक एंड नेक्रोफिलिक। क्यों मार रहा है, मार के आदमी को उठा के ले जाके बाथरूम में रख दे रहा है, फिर आराम से खाना वाना खा रहा है, रात को नहा धो करके 9:30 बजे काम अपना शुरू करेगा, सुबह तक खत्म करेगा। बीच में कोई मिलने वाला है तो उससे बात भी कर रहा है, वो जिस चाकू से काट रहा है उससे सब्जी, उससे सेब काट के भी खिला देगा, कोई कुछ नहीं। तो ये टिपिकल एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी हो गई। तो इसलिए ये तीनों जो पर्सनालिटी, सोशल मीन्स जो एंटी सोशल बिहेवियर होता है उनका, राइट। जो नॉर्मल सोशल नॉर्म्स है वो अक्सर आपको मिल जाएंगे कहीं भी, किसी भी चीज को मानते नहीं, परिवार में भी सब जगह, तो झगड़ा करते हुए, फसाद करते हुए, अक्सर हाई एडेड होते हैं, मतलब जिसमें वो है हम कहते हैं बड़े हाई एडेड है। साइकोपैथी इज ऑलवेज कूल एडेड, एंटी सोशल वो हाई एडेड होते हैं, तो हर किसी झगड़ा कर रहे हैं और कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, नहीं मान रहे बात को, ये है वो है, वो आपके कहने से पहले ही इनकार है उसको। तो वो इस तरह से तीनों पर्सनलिटीज का अलग अलग रोल होता है, उनके क्रिमिनल पैटर्न भी अलग अलग होते हैं। नार्सिस्ट आम नहीं होते, लेकिन जो कम सिचुएशन से मारते हैं, होते हैं, किल करते हैं, लेडी हो या मेल हो, है ना, तो वो करते हैं एक दूसरे, अपने इंटीमेट पार्टनर का भी मर्डर करते हैं, बाहर तो काफी कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन साइकोपैथिक पर्सनालिटी वाले जो है वो फिर सीरियल साइड में वो लोग जाते हैं, तो उनको ऐसा थ्रिल मिलता है कि वो दे वांट टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। दोनों नार्सिसिस्ट में भी कुछ नहीं है। हाँ, नकली इमोशंस में होंगे, बनावटी, जो दूसरों को देख के देख के बनाया, उनका कुछ नहीं, वो देखा है कि ग्रैंडियोसिटी है, मैं बहुत बड़ा हूँ, इम्पोर्टेंट, तो वो देखते हैं कि यार जो इम्पोर्टेंट आदमी है वो कैसे कैसे क्या कर रहा है। गुड ऑब्जर्वर्स, so they start mimicking them, मिमिकर बहुत होते हैं। दैट्स व्हाई मेनी पीपल से दैट मेनी ऑफ द एक्टर्स वगैरह जो है वो नार्सिसिस्ट या साइकोपैथ हो सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज है, जैसे इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, हमारी लाइफ में सबकी लाइफ सोशल होती है, किसी की लाइफ ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, बट स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज, जॉब एंड ऑल दिस, तो हमारी भी काफी लोगों से कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो सर कैसे पहचाना जाए कि कोई इंसान नार्सिसिस्ट है? व्हाट आर द की फैक्टर्स जो आप बता सको कि भाई इसको देख के आप समझ सकते हो कि हाँ भाई इसकी मिलती जुलती पर्सनालिटी। देखिए मैंने बता रहा है कि एम्पैथी सबसे बड़ा फैक्टर है आपका। आप किसी भी आदमी के साथ में रह रहे हैं, आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू सी दैट वेरी एम्पैथेटिक और नॉट। उसी बातों से आपको कंक्लूड कर लेना चाहिए, बिकॉज दिस इजीएस्ट थिंग। इमोशंस, एम्पैथी, इनको चेक करना बहुत आसान होता है। तो वहां पे उनका, हाँ, ये थोड़ी सी होनी चाहिए कि बड़े नकली एम्पैथी दिखा सकते हैं अपने फायदे के लिए, बट यू विल बी मेक इट आउट कि उसका कोई मतलब नहीं है उसका। राइट। उसने कह दिया अब हॉस्पिटल चलते हैं तो पहले खिसक जाएगा, बाकी के 2-3 लोग बेचारे उसको सीरियसली हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो उसको कोई मजबूरी जरूरी काम याद आएगा कि ये था, मैं तो इस वजह से।
या ये करना है वो करना है, तो एक्चुअल जो अंदर से एम्पैथी का भाव होता है वो उनमें नहीं होता। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस पीपल, कि उनको आप सुधार में नहीं सकते। बिकॉज दीज आर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनल डिसऑर्डर्स है, वो बने ही वैसे हैं। अभी कोई कहे भाई, देखिए सिंपल से एग्जांपल, तो कोई कहे यार शेर मर गया, खाना नहीं मिला, तो घास इतना सारा था, फ्रूट्स इतने सारे थे, खा लेता, जी जाता। ही कैन नॉट ईट, ही इज नॉट मेड लाइक दैट। या गाय जो है उसको मतलब घास नहीं मिलेगा तो ये तो नहीं है किसी नॉन वेज को खा के जी रहेगी, नहीं, बिकॉज शी इज नॉट। तो वैसे ही उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम है, वैसे बने ही नहीं है। सर एज आई स्टडी ह्यूमन, थोड़ा तो होता है कि दैट कोई भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता अपनी मर्जी से, चाहे किसी को कितना भी गुस्सा हो, बट वो इजीली इतना नहीं सोचेगा कि दैट मैं इसको मार ही दूं या इसका खेल खत्म हो जाए। ये मन में जरूर थॉट्स आएंगे कि उसके बारे में बुरा सोच रहा है इंसान, बट ये मुझे दैट्स ऑफ द नॉर्मल पर्सन, राइट। यू आर टॉकिंग ऑफ नॉर्मल पर्सन। हम जो पहले आप रेफरेंस से बात कर रहे हैं वो लोग हैं जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, राइट। और देखिए कोई भी जो मर्डर ऐसा कर रहा है या रिपीटेडली कर रहा है, कुछ ना कुछ तो उसकी मेंटल एब्नॉर्मलिटी है ही, कहीं ना कहीं तो थोड़ा परेशान चल रहा है, एब्नॉर्मल है। हाँ, एब्नॉर्मल है। लेकिन आप ये भी सोचिए, एक टाइम तो ऐसा था जो जितने आदमियों को मारता था उसको हम राजा बनाते थे। हाँ। तो उसके आदमी की एक्टिविटी जो है वो सोशल ऑर्डर जो है उसके भी पैरेलल होनी चाहिए था। हम तो किसी को पागल तो नहीं कहते पृथ्वीराज चौहान को या किसी को भी। हाँ, सही बात है। वो तो शूरवीर है ना। आज अर्जुन को हम ये तो नहीं कहते उसने सब इतने लोगों को मार दिया या कृष्ण ने मरवा दिया। तो वो जो सोशल वैल्यू सिस्टम है दैट आल्सो मैटर्स, लेकिन एम्पैथी और वो सब इनके इंडिपेंडेंट होती है, वो इन वैल्यू सिस्टम के इंडिपेंडेंट काम करती हैं और उनका वैल्यूएशन भी उसी ढंग से किया जाता है। अब यूं तो कहे भी ठीक है, सोल्जर गया उसने 50 लोगों को जगह जगह मार दिया, बोले तो साइकोपैथ है, थोड़ी है, नहीं। तो वो जो एक मॉरल प्रिंसिपल का एक तार है, इट हैज टू बी अगेंस्ट दैट। राइट। हाँ, तो कोई भी मेरी भी पोस्टिंग है तो मारूंगा ही। मैं तो रहा हूँ 71 के बाद में आर्मी ज्वाइन की थी, हो सकता है मुझे मौका मिलता मैं किसी को मार देता उसमें, तो वो तो मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें यही नहीं कि मैं एम्पैथेटिक नहीं हूँ, रादर आई एम एम्पैथेटिक टुवर्ड्स माय कंट्री, देयरफॉर आई एम किलिंग समबडी। अच्छा सर, जैसे अभी हमने मर्डरर्स की बात करी, दे कैन बी साइकोपैथ और सोशियोपैथ और नार्सिसिस्ट। व्हाई डू पीपल, देखो बहुत ब्लंट सवाल है, बट व्हाई डू पीपल रेप? क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा क्राइम होता है और उनको पता है इसकी सजा भी बहुत बड़ी होगी, तो उनके मन में ऐसी क्या उस समय साइकोलॉजी होती है कि दैट, क्या उनका साइकिक बिहेवियर चल रहा होता है दैट वो किसी भी हद को क्रॉस करके कर जाते हैं, देन द गिल्ट कि दैट मैंने कैसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया? आपका इस पे क्या विचार है? देखिए ऐसा है, सेक्सुअल डिप्रीवेशन जो होता है ना, एक तो कारण होता है सेक्सुअल डिप्रीवेशन। जो सोसाइटी सेक्सुअली डिप्रीवेटेड होती है वहाँ पे रेप के चांसेस इसलिए बनते हैं कि भाई दे आर नॉट गेटिंग ए नॉर्मल, जो उसकी एक प्लेजर लेने की जो एक उसकी इंस्टिंक्ट है, वो इंस्टिंक्ट उसका पूरा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो जाके फिर अपना इधर उधर कोशिश करता है। नॉर्मली वी ऑल आर कंट्रोल्ड बाय आवर मॉरल प्रिंसिपल्स। हमको मॉरली शुरू से सिखाया जाता है कि ये गलत है। हाँ। हमें मोनोगेमस होना है, हमारी पत्नी है उसी के साथ में हमने सेक्सुअल रिलेशन में वहीं बच्चे पैदा करना है। लेकिन प्रकृति को आप रिग्रेस कर दो सोसाइटी को 10-11 साल पहले, जब ये सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, देन व्हाट वुड हैव बीन हैपनिंग? जस्ट इमेजिन, ये एनिमल्स किंगडम में वहां भी क्या हो रहा है, देयर मॉरल्स आर डिफरेंट। 2 भैंसे भी पहले आपने लड़ाई करते हो, जीत गया जो हैप्पीली, शेर भी है तो वो बुढ़ा हो जाता है तो उसको यंग शेर भगा देता है मार के, एंड दैट वेली हिज वाइफ जो इतनी फेथफुल थी उसके लिए वो दूसरे के साथ चली जाती है। तो ये मॉरल प्रिंसिपल सोशल बिलीफ्स पे चलते हैं। इवन देयर आर कम्युनिटीज नोन इन द वर्ल्ड वेयर दे हैव 1 month, ट्राइबल लोगों में, वेयर रेप इज परमिटेड, एनीबॉडी कैन रन अवे विद एनीबॉडीज वाइफ। अभी भी है? अभी भी है। अच्छा।
I think it's some African tribes or something like हाँ that. So सुनते they हैं। have 1 month like that. अच्छा Understand? So इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यों करते हैं उसका मैं बात कह रहा हूँ कि वो इम्पल्स उनके दिमाग में चल रही है, दे कैन नॉट कंट्रोल इट। अपने अंदर की, अब इसको इविल तो नहीं कहेंगे, बिकॉज सेक्सुअल डिजायर इज ए वेरी सेक्रेट थिंग, राइट इट्स पर्पज इज प्रोपोगेशन। एंड भगवान का तो एक ही मतलब है, इंटरेस्ट है, प्रोपोगेशन। He is not concerned about any other things. He want to propagate whatever he has created. नेचर का जो भी शुरू करने वाला है, he want to keep it propagating. Propagating, the way of propagating is sex. For that moral values we have evolved for a peaceful existence. अब मुस्लिम्स है, वो 4 शादी करते हैं तो उनको ये थोड़ी गिल्ट होता है कि यार मैंने 4 शादियां कर रखी है। औरत को गिल्ट होती है कि साहब इस मेरे तो my husband is sharing like that. No, this is the social वैल्यू वैसी है। this is a moral issue. And this depends upon moral training of the individual. How strongly, how nicely he has been brought up. So actually this is a problem of brought up. Those people who are not well brought up to control their instincts, we all are taught to control our instincts. Right from childhood. हर चीज के लिए ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है. Why I am vegetarian? Why you are vegetarian? Because you are made to learn like that. हमें moral values ऐसी Moral values है. Those moral values जिनमें कमजोर होती हैं, those people are prone to commit these kind of crimes like rape and all that. Because of less moral values. Less moral values, deprivation of sex, वो तो कारण हो गए बहुत सारे. कोई अपनी फैमिली से बहुत far away deprivation है उसका, ये है, he is not getting any opportunity or like that. So one day he goes mad. कुछ लोग because narcissist हो सकते हैं, इसलिए कर ले रहे हैं. वो ट्रेट्स हो सकते हैं, पर्सनैलिटी के कोई ट्रेट्स हो सकते हैं जो उनको फोर्स करें ये करने के लिए, वो एक अलग बात है. दैट्स ए सेपरेट इशू. बट वी आर टॉकिंग ऑफ ए नॉर्मल रेप बाय ए नॉर्मल पर्सन, बिकॉज वी एवरी डे हियर द न्यूज दैट वेरी डिसेंट पर्सन इज इन्वॉल्वड इन अ रेप. राइट, है ना, वेरी हाईली प्लेस्ड पीपल, दे आर, रोज एक अखबार में आया होता है. Sexual frustration can be the reason. That's deprivation. That's what I'm saying. That will finally lead to a frustration. So people start searching some alternative, and sometimes galat signal, women may also give wrong signals which she may, or one may misinterpret them. वो कहने का मतलब कुछ और and he's misinterpreting that yes or like that. So that it's a very separate topic to be discussed. नहीं, but doctor, मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा because yeah, I've been doing lot of cases, means कोई अंत इन cases इतना मतलब और इतना एक्सपीरियंस मुझे डिफरेंट तरह का है. बिल्कुल बिल्कुल. रेप कैसे ज्यादा बता रहे हो. वन स्टोरी आई विल टेल यू. ए वुमेन, 2 लोग आमने सामने रहते थे. सो वन ऑफ द पर्सन, ही वाज हैविंग हैबिट ऑफ गोइंग टू द मॉर्निंग वॉक. तो वो 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे चला जाता था, फिर 6:30 बजे वापिस आता था घर पे. एंड दिस 2.5 आवर्स उसका पड़ोसी घर पे आ जाता था. वन डे उसका पेट खराब हो गया, जल्दी आ गया. देन ही सॉ हिज वाइफ एंड दैट, तो उसने शोर मचा दिया, आस-पास के लोग इकट्ठे हो गए, दोनों को लेके हॉस्पिटल आ गए. हॉस्पिटल आए, मेरे को और जगाया उन्होंने, भी डॉक्टर साहब आ जाओ. उस टाइम में हम लोग ही करते थे एग्जामिनेशन वगैरह. एग्जामिनेशन करते करते डॉक्टर भारद्वाज होते थे मेरे साथ, मैंने उनको बुला लिया. हम 2 जने होंगे, किया, टाइम लग गया. 9:30 बजे उनको हमने छोड़ा और 9:30 बजे जाने लगे. तो मैंने कहा यार भारद्वाज, जरा चाय तो पीता चलने, सुबह खाया भी नहीं है. तो एक सामने एक स्टॉल होती थी पहले, अब नहीं है, तो बोले वहाँ चाय पीते हैं. जब चाय पी रहे थे तो दैट हस्बैंड, उसका औरत और उसका हस्बैंड दोनों वहाँ खड़े हैं. वो उसको जूस पिला रहा है और कह रहा है पीले, आज तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी है. ठीक है, पैसे पे उसका रे क्या बात हो गई. बोले साहब समझौता हो गया, उसने 2,000 रुपये दे दिए मेरे को. समझौता हो गया, 2,000 रुपये दे दिए. And now he's offering his wife this juice because she had done extra work. What I meant is all concerned with within your normal morals. Absolutely, सही बात है. कि वो आप किस तरह से डेवलप हुए हैं, आपकी सोसाइटी पे कैसे क्या है.
वो है। और बट कहीं ना इट्स कहीं वैसे ही साइकिक बिहेवियर डेवलप होता चला जाता है, जैसे जैसे आपकी परवरिश हुई है वैसे वैसे साइकिक बिहेवियर डेवलप होता आपका जाता डेवलप होता जाएगा। है। दैट्स ट्रू। वही वही बोलिए तो आपके अंदर आती जाएंगे ना। एंड वो उसको इतनी इजीली नहीं है उसको चेंज करना। इससे पहले लोग मानते थे कि साहब ब्रेन में अपने आप एक ताकत होती है जो डिसाइड करती है राइट एंड रॉन्ग। नो, योर ब्रेन डिसाइड्स राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन टू इट। जो प्रोग्राम आपकी फीडिंग होती है पेरेंट्स के थ्रू, आपकी अपब्रिंगिंग के टाइम में जो आपकी फीडिंग हो रही है, जो कंप्यूटर में आपका जा रहा है सॉफ्टवेयर, it will depend upon that. Depending upon that software, brain will decide what is right and what is wrong, what is to be done and what is there nothing sent by the god itself के भी ठीक है आप। नहीं तो फिर एक कैसे होता है कि एक धर्म तो कह रहा है कि भाई आप, एक ग्रुप तो कह रहा है कि साहब वो सेल्फ एक्सप्लोजन करना जो है वो पाप है, दूसरे कहते हैं नहीं मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा सीधा। इट्स नॉट सो। ब्रेन फंक्शंस एज इट हैज बीन गिवन द सॉफ्टवेयर डेवलप जैसे उसका हुआ है। वो सॉफ्टवेयर डेवलप होना बचपन से पैदा होने से, इससे नार्सिसिस्ट भी है। ये सब हो सकता है कोई आदमी जेनेटिकली एक्सपोज्ड हो, लेकिन he will not become narcissist if he get very good upbringing, क्योंकि हर इमोशन के साथ में आपके कुछ केमिकल्स बॉडी में सीक्रेट होते हैं एवरी टाइम, which make you feel good or bad, राइट, because of those केमिकल chemicals reactions, say dopamine, oxytocin, दो एक बड़े कॉमन है। So they will make you feel good or bad after doing that time. सर हाई प्रोफाइल केसेस में मीडिया ट्रायल फोरेंसिक प्रोसेस को इफेक्ट करता है क्या? बहुत ज़्यादा। मीडिया को तो इसमें एक्सक्लूड करना चाहिए। थ्रू आउट वर्ल्ड इट्स फीलिंग, बट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड मीडिया इंटरफेयर्स। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत केसेस के करके आता था। माई वाइफ भी मेरे पे विश्वास नहीं करती थी। अगर मैं उसको कहता आकर के कि भाई वो ऋषि मर्डर केस में उनके पेरेंट्स का नहीं है तो आपको क्या पता। मीडिया इतना इन्फ्लुएंस करता है माइंड। सो मीडिया ट्रायल इज द वर्स्ट ट्रायल। इट शुड, मेरे हिसाब से तो इट शुड नॉट बी परमिटेड, बट देयर इज नो ऑप्शन। क्योंकि ये यहीं तक इफेक्ट नहीं चलती है, इफेक्ट ऊपर तक जाता है, जजमेंट तक जाता है। नेचुरली एवरीबॉडी इज ह्यूमन बीइंग। इफ इज influencing my wife, what is guarantee that it won't influence other person? हो सकते हैं लोग इन्फ्लुएंस, people get influenced by that. They start thinking like that. So that influences everybody and the entire environment. तो मीडिया वगैरह को तो दूर ही रखना चाहिए मेरे ख्याल में इन सब ट्रायल से। सर मैं आपने काफी सारे फेमस केसेस पे काम करा है एंड यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इट, जैसे आरुषि तलवार केस था एंड बाटला हाउस एंड श्रीमती इंदिरा गांधी के केस पे भी आपने करा था। आई वांट टू नो अबाउट द भनवारी देवी केस जो आपने करा था। तो ये राजस्थान की थी। वहाँ पे वही नट जाति एक होती है, उसको बिलोंग करती थी और वैसे नर्स थी बाय प्रोफेशन। सो वो किसी एक पॉलिटिशियन के साथ में एंगेज थी एंड देन एक दूसरे पॉलिटिशियन के साथ भी एंगेज्ड हो गई एंड आफ्टर दैट उसने जो दूसरे के साथ एंगेज्ड हुई तो उसके साथ में अपनी एक फिल्म बना ली और फिल्म बना के उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अच्छा। सो नेचुरली स्लोली वाज फेड अप एंड उसकी डिमांड जो है वो दिन पर दिन बढ़ती गई। तो देन उन्होंने डिसाइड किया भी लेट अस गेट रिड ऑफ इट। तो उसको कुछ जो बदमाश लोग थे जिनको कहा था वो ले गए, ले जा करके उन्होंने एक नहर के किनारे उसको मार दिया और मार करके उसको वहीं पे एक खड्डा खोद के जला दिया और जो उसकी राख वाख थी वो सारी नहर में डाल दी। तो पता नहीं चला, बहुतों दिन तो उसका इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। फाइनली पुलिस को किसी एक आदमी, जो 4-5 आदमी लोग गए थे, उस पे एक आदमी पे सस्पिशन हो गया। तो फिर वो तो यहाँ तक उनको पता चल गया कि भी यहाँ इसको किया है। तो जब उस वक्त उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था कि डॉक्टर साहब वहाँ पे ऐसे ऐसे है तो कैसे करते। मैंने कहा भाई नेचुरली वहाँ है तो वो नदी में डाला होगा और तो कहीं नहीं नहर में, तो नहर को बंद करके करो। तो उन्होंने फिर ये अपने CRPF और दूसरे ऐसे लोगों को बुला करके CFSL के कुछ लोग वहाँ पहुँच गए और उन्होंने
करके वहाँ पे ढूंढा, क्योंकि उस ढूंढने में तो मेरा कोई काम नहीं था ना, तो उसमें गया नहीं था। तो उसमें से हड्डियाँ मिल गई काफ़ी, तो वो सारी हड्डियाँ लेकर के मेरे पास आ गए। 4-5 जार थे सब। तो फिर उन एक-एक को हमने एग्ज़ामिन किया, अपनी एक कमेटी बनाई और एग्ज़ामिन किया एक-एक पीस को, तो सभी एनिमल्स के मिले। क्योंकि वहाँ पे अक्सर लोग एनिमल्स को खा कर के और उसको जला के फेंक देते थे। एक बोन सिर्फ जो है अल्ना की जो है नीचे का पोर्शन उसका, वो मुझे सस्पिशन हुआ कि ये ह्यूमन का है। तो फिर उसको हमने एनाटॉमिकली एस्टेब्लिश किया, क्योंकि हमारे साथ में एक एनाटोमिस्ट भी थे। तो हमने उसी साइट का एक दूसरा नॉर्मल बोन लेकर के डिसेक्ट करके दोनों की मैचिंग एक ही पॉइंट पे की। तो वास्कुलर पैटर्न जो होता है वो दोनों बोन में सिमिलर होगा, जैसे फिंगरप्रिंट हमारे हैं तो वैसे अंदर वास्कुलर पैटर्न होता है, तो सेम होता है दो जगह। तो देखा वो सिमिलर था, तो हो गया कि ह्यूमन की है। फिर डीएनए के लिए हमने कहा, तो डीएनए मैंने सेफ, कि मैं रिटायर होने वाला था, तो मैंने थोड़ा सेफ नहीं समझा कि मैं अपने यहाँ पे करूँ। फिर ओनली जो पोर्शन नॉर्मल पोर्शन था वो 1/4 ऑफ इंच था, और मेरे यहाँ रिजल्ट थे 50% रिकवरी के। तो हमने कहा भी एफबीआई में 75% रिकवरी होती है, तो चांसेस आर बेटर। और एक बार उसको बोन को सेक्रीफाइस कर दो, देन यू कैन नॉट यूज इट। हमारी टेक्निक से, पूरा यूएसए वाले की टेक्निक से आप उसको यूज भी कर सकते हो। अच्छा। सो यू कैन मेक मोर देन वन अटेम्प्ट। तो फिर भेजा गया, तो पहले हाई कोर्ट ने मना किया, फिर हमने एक लेटर वेटर लिख के देखा, तो हाई कोर्ट ने परमिट कर दिया। फिर भेजा गया उसको, वहाँ से उन्होंने डीएनए आइसोलेट करके भेज दिया। फिर हमने उसकी जो हस्बैंड था, बच्चे थे, उनसे मैचिंग किया, तो डीएनए मिल गया। रादर उसमें एक बच्ची जो है वो दो एक्यूज थे, उनमें से एक की निकली, ये है। और फिर ट्रायल हुआ। तो ट्रायल फिर मैं कोर्ट में वहाँ 3-4 बार मुझे जाना पड़ा, वहाँ पे अपीयर हुआ, और काफ़ी लंबी मेरी क्रॉस भी अच्छी वहाँ पे हुई। एंड फाइनली उनको सज़ा हो गई। और अब पता नहीं वो भी दे आर स्टिल अलाइव और क्या है, मुझे पूरा स्टेटस अब पता नहीं है उनका। लेकिन हाँ, मेरी एविडेंस उसमें कंप्लीट हो गई थी, और मुझे पता चला था कि उनको सज़ा शायद हो गई है। तो यही उसकी। आजकल क्यों शादियां एंड ये बॉन्ड्स वीकेंड होते जा रहे हैं, वाई? क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी? देखिए, ऐसा है, मानव समाज ने 10,000 साल लगाए प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर में आने के लिए। प्रेजेंट का आज का जो सभ्यता है, जो सभ्यता कॉमन थी हिंदुस्तान में, यूरोप में, सब जगह एक जैसी थी। जो मापदंड अगर आप देखोगे, खाली थोड़े इस्लाम में अलग थे, और इस्लाम तो धर्म बहुत लेट आया, राइट। 600 ईस्वी तो बहुत कल की बात है, लगती है जैसे। बाकी जो धर्म जितने भी आप देखोगे, उनकी प्राय सामाजिक व्यवस्थाएं एक ही सत्यों पे आधारित थी, जिसका वो सब सम्मान करते हैं, चाहे उनका ओरिजिन सेम हो या जो कुछ भी हो, या इंटरेक्शन से या जैसा भी है, या इंटरनल फैक्टर्स ने उन सबको इस पे ऐसा करने पे, सोचने पे मजबूर किया, और उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई। वो व्यवस्थाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टूटती जा रही हैं, जस्ट अपोजिट होंगे। भाई मैं जानता हूँ, मेरे स्कूल में मैंने कभी ये नहीं पढ़ा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, हमने तो ये पढ़ा ड्यूटीज़ क्या होती हैं। मैंने तो ये पढ़ा भाई, ड्यूटीज़ टुवर्ड्स फादर, ड्यूटी टुवर्ड्स मदर, ड्यूटीज़ टुवर्ड्स सोसाइटी, ड्यूटीज़ पढ़ाई जाती थी हमको। समाज को दूसरों को देना, यही सिखाया जाता था। राइट। उससे में आनंद आता था, आनंद का सोर्स भी देना था। ममता, प्यार, सेक्रीफाइस, हेल्प, दिस वाज द सोर्स ऑफ ह्यूमन प्लेजर। वेरी डीप सर। ये आपकी जो बात थी, मुझे अब धीरे धीरे अभी समझ आ रही है, प्रोसेस करा मैंने, तो मुझे समझ आई कि दैट हाउ मच डीप इट इज। यस, राइट। अब क्या है, आज क्या हो रहा है? आज सुबह में सुन रहा था, वो किसी ने डाला हुआ है वीडियो अपना, हेल्प विद आई डैम केयर अदर्स, व्हाट दे थिंक अबाउट मी, आई एम कंसर्न अबाउट माई हैप्पीनेस। आई डैम केयर फॉर अदर्स, आई एम कंसर्न अबाउट माई हैप्पीनेस। एंड वो हैप्पीनेस भी क्या है?
उसको पता नहीं है हैप्पीनेस मीन्स जो मेरी मर्जी आ रही है वो करूंगा, वो हैप्पीनेस उसकी हो गई। हैप्पीनेस चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। पहले हैप्पीनेस क्या है, हाउ मच आई एम गिविंग फॉर टू अदर्स, हाउ आई एम कीपिंग अदर्स हैप्पी, दैट वाज द हैप्पीनेस। वो कॉन्सेप्ट ही हमारा चेंज हो गया। अभी आपने जो एग्जांपल दिया दैट वाज सो डैम गुड एग्जांपल, जो अभी आपने बताया था वो बहुत रिलेटेबल है। दैट पहले ये सिखाया जाता था देना है, अब आज ये सिखाया जाता है कि हमारे राइट्स हैं। उसी मैं सच बता रहा हूँ, मतलब बिना झूठ के। मैं जो छोटा गांव में रहता था, तो जब हम उधर से आए थे 47 में, तो एक गांव खाली था, तो वहाँ पे हम लोगों को बैठा दिया गया था टेम्पररली। 75 में गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, वापस वहाँ से निकाल दिया। ये पठानकोट और गुरदासपुर के बीच में एक जगह थी, वहाँ पे था। मैं एक बड़ा छोटा था, तो मैं बड़े एक अचंभे की बात देखता था कि एक बंदा जो वहाँ पे एक आम का बाग था उसके अंदर रहता था, वो अकेला ही। शाम को कुछ लोग चले आते थे उससे गपशप लगाने, बात करने उसके पास में। वो सिर्फ एक लंगोट पहनता था, हाथ में उसके खप्पर होता था, और शाम को वो अपनी उस झोंपड़ी में से, बाग में से निकल के आता था। और 3 गांव थे हमारे एक लाइन में, तीनों गांव के बीच से जितनी स्पीड से वो चल सकता है उस स्पीड से चलता हुआ आता था। और वो बोलता है, कहते आटा दे माई, और खप्पर आगे उसने रखा होता था हाथ में। तो बच्चे जो होते थे, हम लोग मुट्ठी भर आटा लेकर के उसमें डालने के लिए कोशिश करते थे। 5 बच्चों में से कोई एक डाल पाता था, इतनी स्पीड से चलता था वो। अब जितना उसका खप्पर, फिर भी 3 गांव है तो पढ़ के उसका आधा एक करीब हो जाता था, ठीक है। और फिर दूसरे एंड से बाहर से निकल के गांव के, और बाहर से जाके फिर वापस अपने पार्क में वहाँ चला जाता था। वहाँ उसकी रोटी बनाता होगा, क्या खाता होगा, वो हमने कभी सोचा नहीं, उसको सोचे। अब वो आदमी सबसे रेस्पेक्टेड, बच्चों को क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे दुनिया का सब कुछ छोड़ दिया, वो रेस्पेक्टेड है। वो मैसेज क्या जाता था बच्चों के दिमाग में कि जिसके पास कुछ नहीं है, एक लंगोटी पहन के घूम रहा है और उसको सब भाग रहे हैं, माँ जो कह रही है जोर से जाना, डाल देना उसके अंदर, संस्कार डालता है, वो एक रेस्पेक्ट डालता है, बताता है कि नहीं बड़ा वो जिसने सब छोड़ दिया, वो सूट पैंट कोट वाला बड़ा नहीं है। साइकोलॉजीज चेंज हो गई, चेंज होती है। त्याग में से आनंद लेना लोगों ने बंद कर दिया। अब आनंद किसी से ले रहे हैं, हेल विद फादर और मदर, आई विल डू द थिंग्स ऑफ माई चॉइस। ये मैंने अपने कानों से सुना है। अब वो सेक्रीफाइस छोड़ के व्हाट दे वांट टू डू दे आर डूइंग। आप स्वयं पे केंद्रित हो गए। राइट, सोसाइटी से सेल्फ सेंट्रिक, सोसाइटी को आपने करके आपने सेल्फ सेंट्रिक, नाउ यू आर नॉट बोदर्ड अबाउट अदर्स, यू केयर अबाउट योरसेल्फ ओनली, यू आर केयरिंग अबाउट योरसेल्फ ओनली, जिसको आप बोल सकते हो सेल्फिश भी बहुत। देन naturally you become selfish, then every other thing is a intrusion in your selfishness, that's an intrusion in yourself। तो आप सबसे कट जाते हो। now you are no more finding pleasure in giving। देखिए सोसाइटी का स्ट्रक्चर जब बनाया, आप थोड़ा सोच के देखो। मैं इतनी फोरेंसिक में मेहनत करता रहा, किस लिए भाई? पीपल शुड गेट जस्टिस, राइट, पीपल शुड गेट जस्टिस, राइट। उसमें किसी मेरे को जस्टिस क्या मिल रहा था? कुछ भी नहीं। एक डॉक्टर MBBS करता है, MD करता है, MCS करता है, फिर आगे कोई डिग्री ट्रेनिंग करके आता है, और वो रोबोटिक सर्जरी करता है, किसके लिए? टू हेल्प अदर्स, राइट। ही इज नॉट गोइंग टू ऑपरेट हिमसेल्फ, वो दूसरों को ऑपरेट करेगा। वकील है, वो इतनी मेहनत करके केस लड़ता है, किसके लिए? कोई इनोसेंट आदमी छूट जाए, जेल नहीं चला जाए। राइट, एब्सोल्युटली। ट्रेन का चलाने वाला ड्राइवर रात भर पेशाब नहीं जाता, टॉयलेट नहीं जाता, एकदम कंसंट्रेट होकर चलाता है। इंजन में टॉयलेट और ये सब नहीं होता है, सो कि उसका टोटल कंसंट्रेशन ट्रैक पे रहे। पैसेंजर्स की सेफ्टी, पैसेंजर किसके लिए? पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए, दूसरों के लिए। सो वी हैव अरेंज्ड आवर सोसाइटी इन सच ए मैनर दैट एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर अदर्स, नो वन इज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। तो वो तो इसका रेमनेंट बच गया। अब इसके अंदर उल्टा होने लगा। कोई प्रोफेशन जो है, अब आप सोचते हैं इसमें से मेरे को क्या मिल रहा है? देखिए मैं बता रहा हूँ, 1947 में मेरे फादर को ट्यूबरक्लोसिस हुई थी।
जब आए, ही वॉज एट दैट टाइम पोस्टेड इन अफगानिस्तान, काबुल में। तो वहाँ से आए थे बेचारे, भूखे पैसे, बड़ी मुश्किल से। खैबर पख्तून आए, वहाँ से ट्रेन चला करती थी, एक फ्रंटियर में बैठ के बेचारे सियालकोट आए, सियालकोट से पैदल चल के घर पहुँचे। एंड देन आफ्टर दैट फॉर मंथ्स टुगेदर खाना नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, तो उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गई। एट दैट टाइम एक वैद्य थे बहुत मशहूर, उनको बुलाया गया। उनकी फ़ीस क्या होती थी? जिस गांव के आदमी को मैं ठीक करूंगा, इलाज करूंगा, मैं जब तक मेरी ज़रूरत है वहीं रहूंगा, लेकिन उस गांव में नहीं रहूंगा, उस गांव का खाना नहीं खाऊंगा, उस गांव का पानी नहीं पीऊंगा। अच्छा, ओके। सो यू फर्स्ट अरेंज, जो नज़दीक में जो भी गांव है वहाँ पे मेरे रहने का बंदोबस्त करवाइए, तो आप खाने का, हाँ, खाने का मैं वहीं खाऊंगा, और उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना कि आप खाना बना के भेज दो और वो खा लेना। राइट। और जब उनको पूछते थे तो वो ये कहते थे कि ये मेरे गुरु ने मेरे को कहा था, जिस दिन तुम इसके पैसे लेना शुरू करोगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो तुम बुद्धिया भूल जाओगे, तुम्हारी दवाइयाँ असर नहीं करेंगे। तो वो कहाँ गया चीज़? तो वो समाज का हमने पूरा का पूरा जो एक हमारी कल्चर थी, संस्कृति थी, विचार थे, उन सबको हमने छोड़ दिया इस नए युग की दौड़ में। अब प्रश्न आता है कि नया युग वहाँ पे क्यों शुरू? वहाँ भी तो ऐसे ही था पहले। बी टेल ऑफ टू सिटीज़ में सेक्रीफाइस का सबसे पहले एग्जाम्पल तो उन्होंने ही लिखा किताब। हमारी कहानी तो उसने कहा बाद में आई, पर टेल ऑफ सिटीज़ में एक बंदा दूसरे आदमी की तरह फांसी पे चढ़ जाता है, वो गुलूटिन पे अपनी गर्दन कटवा लेता है, वो कॉन्सेप्ट तो वहीं से आया। तो यानी कि वो भी हम जैसे थे। तो इसमें जो मैं रिपीट करूँगा, ये मैं पहले रिपीट एक पॉडकास्ट में कर चुका हूँ, पर मैं यहाँ भी रिपीट करने का मन कर रहा है। ये हुआ कैसे? बिल्कुल सर। ये हुआ इसलिए कि यूरोप ने 2 युद्ध लड़े। यूरोप की वजह से? यूरोप में ओके। 2 लड़ाइयाँ लड़ी, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार 2। ठीक है। आप भूल जाते हैं इसमें मरने वालों की संख्या कितनी थी, मिलियंस एंड मिलियंस। हाँ, और ये मिलियंस लोग कौन थे भाई? 18 से लेकर 30 साल के बच्चे। आपने पूरी एक जनरेशन को खत्म कर दिया। औरतें रह गई, औरतें तो मरी नहीं। राइट। अब ये इसका पैरेलल एग्जाम्पल सिर्फ एक है इतिहास में, वो महाभारत। राइट। महाभारत में पहला अध्याय आप खोलिएगा और पढ़िएगा, नहीं तो मेरे पास मेरे कंप्यूटर में होगी, मैं आपको दे दूंगा वो। उसमें अर्जुन पूछता है उसको, मैं भीरू नहीं हूँ, पर मैं ये जो 18 अक्षनी सेना देख रहा हूँ चारों तरफ, इसमें वृद्ध तो बहुत कम है, ज़्यादा तो 18 से लेकर 30 साल के लोग हैं। ये सब मर जाएंगे, औरतें सब रह जाएंगे। उसके बाद जो समाज होगा उसमें औरतें ही औरतें होंगी, जवान तो कोई होगा नहीं, वो भ्रष्ट हो जाएंगे और वर्ण संकर पैदा करेंगे। और जिस समाज में वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं उस समाज का विनाश निश्चित है, क्योंकि वर्ण संकर सबसे पहले एथिकल वैल्यू जो होती हैं उसको खत्म कर देते हैं। राइट। और वैसा ही हुआ यूरोप में, इंडिया में भी, महाभारत में भी। महाभारत में सब लोग तो मर गए, औरतें सब रह गई, हाहाकार मचने लगा। तो वेद व्यास ने आकर के शादियां करवाई, सब अनमेल औरतें तो थी। उसने कहा भी अब समाज को बंद थोड़ी कर देंगे, 18 जहाँ मर गए आदमी सारे, वही जवान लोग, तो किसी बुढ़े को किसी के साथ किसी के साथ वहीं से कहावत बने, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। भानुमति दुर्योधन की वाइफ थी। ओके। और उसकी शादी भी बेचारी की उससे की गई, दुर्योधन की वाइफ, और अर्जुन से शादी करवाई उसकी, अर्जुन के बेटे से। अनमेल शादियाँ हुई उसमें। और उसके तब से हमारा समाज जो गिरा साइंस में से आज तक खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। राइट। सारा कुछ छिन्न भिन्न हो गया महाभारत के कारण। वही यूरोप में हुआ। अब क्या हुआ कि 60-62 तक आते आते वो जो लोग 45, 46, 39, 48 में पैदा हुए थे वो 20-20 साल के हो गए, 18-19-20 साल के हो गए। बिल्कुल। अब उनकी किसी का बाप नहीं है पता, राइट। किसी का कुछ नहीं है। किसी माँ ने 2 शादियाँ कर ली, किसी ने 3 कर ली, किसी बाप ने 4 शादियाँ कर ली और कर ली, बिकॉज ऑल वर्ड कन्फ्यूजन गोइंग ऑन चारों तरफ। तो मॉरल वैल्यूज का खत्म हो गई सारी। अब ये जो बच्चे आ गए ये किस वैल्यूज को फॉलो करें? उस वक्त वहाँ पहुँच गए इंडियंस, हरे रामा हरे कृष्णा और महेश योगी ये सब। सो इनके पीछे टूट पड़े। और 1969 में सबसे बड़ा वहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन हुआ
जहाँ पे सारे लोग जो हैं, जो 18-20 साल के लोग थे, वो आए। वुड स्टॉक उसको कहा था, वुड स्टॉक 69, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्रीगेशन यंग लोगों का, जिसमें 10 लाख लोग आने थे, 5 लाख पहुंच पाए, क्योंकि वो 10 लाख लोग जब चले तो रास्ते ब्लॉक हो गए। राइट। और वुड स्टॉक में जो नगनता हुई है वो दुनिया का एक एग्जाम्पल है, कल्पना नहीं कर सकती। उसकी फिल्में अगर आप देखो तो उन्होंने वहाँ पे 3 चीज़ों का बेसिक दिया था। एक नंबर, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था यार हमारी पूरी जनरेशन को ख़त्म क्यों किया तुमने। दूसरा, एंटी वार, क्यों लड़े तुम। उन्होंने पूछा उनको, व्हाई यू किल्ड सो मेनी पीपल, व्हाट फॉर यू किल्ड। उनको मोरालिटी समझ नहीं आने लगे, सब मोरली ख़त्म कर दे। एंड फ्री सेक्स, बिकॉज उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है फैमिली का। और आज वहाँ स्थिति ये है कि घरों के लिए घर बनने बंद हो गए हैं। अब वो सिंगल रूम फ्लैट बनते हैं, लोग शादी नहीं करना चाहते, कोई लिविंग में रह रहा है, कोई फला में रह रहा है, कौन अपने गले में फंदा डाले। वो मुझे एक्ट्रेस याद आती है, तो हम बोल रही थी, आई एम हाईली थैंकफुल टू माई मदर्स एंड फादर्स हु हैव कम हियर टू अटेंड द ओकेजन। मदर्स एंड फादर्स, तो किसी को पूछो तो ऐसा ही तो है। 2 शादियाँ माँ, 3 शादियाँ माँ ने कर ली, 3 शादियाँ बाप ने कर दी, तो 3 6 मदर और फादर हो गए आपके। 6 नो अटेंड करने हैं आपके फंक्शन को, तो आप क्या कहोगे? यही कहोगे मदर्स एंड फादर्स। मदर एंड फादर्स, क्योंकि एक उसमें आपका असली फादर है, एक असली माँ है, बाकी स्टेप फादर्स है। बाकी स्टेप फादर, स्टेप मदर्स। तो वहाँ से क्या हुआ कि उन लोगों जब अब क्या है कि वो सब पहुँच गए डिसीजन मेकिंग पे। 69 में तो युवा हुए थे, उन्होंने एक रिवोल्ट किया जो दुनिया भर में चला। उससे बड़ा रिवोल्ट, उससे बड़ा मूवमेंट दुनिया में हुआ नहीं, जिसमें हरे कृष्णा हरे रमा वाला, हम भी उसके अंदर आए। दुनिया का कोई आदमी बच्चा ऐसा नहीं था उस मतलब 18 साल से लेकर 30 साल तक का, जो उसने हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो, जिसने दाढ़ी नहीं रखी हो, जिसने वो दाढ़ी क्या जुल्फे नहीं बढ़ाई हो, जिसने बेल बॉटम नहीं पहनी हो। वो फिल्मों और सब चीज़ों में भी दिखता सब है। चीज़ों में। और जिसने हरे राम हरे कृष्णा गाया नहीं हो, चाहे वो देवानंद हो चाहे दूसरे हों। सो दैट कन्फ्यूजन स्टेट के बाद में वो ऐसी पटरी से उतरी। और फिर हम तो नकल करते हैं, तो उनकी तो इसलिए पटरी में उतर गई कि उन्होंने अपने बंदे मार दिए, ठीक है, और हम उनकी नकल में मरते जा रहे हैं। जो उन्होंने करना है वो हमने ज़रूर करना है। तो हमारे यहाँ भी जो सत्ता में आए वो अंग्रेज़ ज़्यादा थे, हिंदुस्तानी कम थे। हिंदुस्तानी थे ही नहीं, सारे पढ़ लिख करके वहीं से बारटला करके आए थे। उनको यहाँ की चीज़ का कुछ पता ही नहीं था, तो वही नकल चलते रहे। वो नकल ऐसी बढ़ती गई कि हम अपने समाज को, अपनी व्यवस्था को, अपने सबको भूल गए। जब भूल गए तो यही होगा। नहीं तो सर, अभी जैसे अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ, 2010-2015 ये एक ऐसा था कि जहाँ पे इतने डाइवोर्सेस के केस या फिर इतना ज़्यादा वुमेन रिलेटेड क्राइम नहीं हो रहा था अगेंस्ट ये मैरिजेस में जो आजकल हो रहा है। बट अब एकदम से ये बहुत ज़्यादा पीक पे जा रहा है। व्हाई इट इज़? आप ये देखो ना भाई, 10 साल को कितने साल हो गए आज? 25 से 15 साल हो गए। बिल्कुल आराम से। 5 साल का बच्चा जो उस वक्त था वो आज 20 साल का है। हाँ। वही क्राइम कर रहा है ना। हाँ। तो उसको आपने से 15 साल में सिखाया क्या? मॉरल वैल्यूज कम। नहीं, मॉरल वैल्यू कौन बात करता है आज? कौन बात करता है आज? लोगों के लिए पेरेंट्स बोझ है। हाँ, सिंपल, सही बता रहे हो आप। भाई बहनों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। भाई बहन कोर्ट में जाएंगे, ये कभी भी सोचा था मैंने? कभी नहीं सोचा था। आज हर घर में आपको मिलेंगे। तो आपकी इंसान सिर्फ वैल्यूज़ को लेके चलता है। आपने उनकी वैल्यूज़ बदल दी। नहीं, हम भी तो पशु ही है ना। तो भाई सिर्फ वैल्यूज़ हमको डिफरेंशिएट करती है बाकी पशुओं से। वो वैल्यू सिस्टम को छोड़ देंगे तो हम भी पशुओं की तरह बिहेव करेंगे। पशुओं में क्या है, एक औरत, एक उनका जो फीमेल पार्टनर होता है उसके लिए पहले 3-4 लड़ते हैं, और जो दूसरों को मार के आगे बढ़ जाता है वो उससे साथ में बड़ी हैप्पीली चली जाती है। राइट। तो वही यहाँ हो रहा है। बिकॉज जो अंतर में जब फर्क आ जाता है, आपके हृदय में जब फर्क आ जाता है, मस्तिष्क में फर्क आ जाता है, तो यही होगा। इसको रोकने का एकमात्र तरीका, अगर रुकना हो सकता है, भगवान की ऐसी योजना हो
क्योंकि फाइनली अब सृष्टि में इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं तो भाई इसको कम भी तो कर रहा है उसने। बिल्कुल। तो अब हो रहा है ना, वाइट तो कम हो रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ उनकी शुरू हो गई। 1.2 उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 1.3 से नीचे जाते ही नेगेटिव ग्रोथ शुरू हो जाती है। हमारी भी तो नेगेटिव ग्रोथ होनी है, तो ऐसी चीज़ों से ही होगी। फिर डर के मारे लोग शादी नहीं करेंगे जो लिविंग हिल में रहते हैं। बिकॉज आज आप किसी यंगस्टर से अगर ये बात करोगे, हाँ, कोई 28 साल का है तो वो यही कह रहा है कि मैं शादी नहीं करना नहीं चाहता। करना चाहते। कोई लड़की है, अब यूजुअली आप देखते हो लड़कियों में 23, 24, 25 तक शादी हो जाती है। आजकल लड़कियां दैट इज 28 तक होती हैं, बट वो शादी नहीं करना चाहती। दे डोंट और वांट टू उसके मैरी। अलावा सबसे बड़ी बात मैं जो कह रहा हूँ, झूठ बोलने में कोई उनको परहेज नहीं, किसी तरह का कोई मॉरल इंस्टिंक्ट बचा ही नहीं है। चाहे वो लड़का हो, मैं लड़की देखता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे आपको बात करके खुशी होती है। ये पहले भी मैंने एक बार कहा है कि बचपन में ही वो साधुओं को देख के ये करके वो करके कुछ मॉल, मेरे ग्रैंडफादर थे, उनका मतलब ट्रेनिंग पे ऐसी थी कि मेरे को हमेशा अच्छा बनने का शौक़ रहा। यार अपने को अच्छा आदमी बनना है। तो बचपन में क्योंकि सारे लोग कहते रहते थे तो आप भी सोचते हैं। तो हर हफ्ते मुझे कोई एक ऐसा आदमी मिलता था, मुझे शर्म आती थी, यार अच्छा तो ये है, तू कहेगा अच्छा है। एंड आई यूज्ड टू ट्राई इम्प्रूव माई सेल्फ। राइट। अब आस ये है कि हर मिलने वाला आदमी लगता है यार इससे पहले जो मिला था वो ठीक था, ये ज़्यादा घटिया है। राइट। और हफ्ते भर बाद एक ऐसा मिलता है, बोले यार जितने मिले वो तो क्या घटिया थे, घटिया तो ये है। सही बता रहे हो आप। हाँ, तो ये जो वैल्यू का चेंज आ गया, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसको वापस कैसे लाना है, ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि अपने लोगों के माइंड में वापस इस तरह की चीज़ें आएँ, तभी रुक सकती हैं। अदरवाइज तो क्यों रुकेंगी, कहाँ रुक रही है, रोज़ अखबार बढ़ती जा रही है। आपने जब वो सेक्रीफाइस वाली बात बोली ना, तो आई कैन रिलेट इन रियल लाइफ कि हमारी मदर्स हैं, दे आर डूइंग ऑल द टाइम, दे आर डूइंग सेक्रीफाइसेस। सुबह उठना, अपनी नींद को त्यागना, फिर बच्चों को तैयार करना, और वो खुशी से निभा रहे हैं उस चीज़, खुशी से, दे आर हैप्पी। मेरी मदर तो जो पुरानी थी वो तो और आधे, वो अपना खाना तब तक नहीं समझती थी कि पूरा हो गया जब तक कोई बाहर का आदमी खाना नहीं खा रहा है आपके साथ। परंपरा थी, गांव में अब भी है, गांव में होती है कि आप खाना खा रहे हैं तो एक आदमी बाहर का कोई ना कोई होना चाहिए। तो जो घर में है उसको ज़बरदस्ती खिलाएंगे बैठा करके, तो खाना खा, तो वो मानते हैं खाना हो गया। राइट। तो उस व्यवस्थित समाज में जहाँ पे रानी हंडा जैसी हुई, गर्दन काट के दे दिया थाली में भेज के अपने हस्बैंड, वहाँ उन वैल्यूज़ वाले लोगों को आज इस यहाँ तक हम धकेल के लेके आए, तो उनको सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलने वाला है। राइट। ये बनी कुछ आपको दुख नहीं देती, सुख नहीं देती ना, नथिंग। ये मटीरियल है, डेफिनेटली ये बेकार है। मैं एक जगह एक कोट पढ़ रहा था, समबडी सेंट थे वो, तो वो बता रहे थे कि जो लूटने आया है वो परेशान होता जाएगा, और जो लुटाने आया है वो खुश होता जाएगा। यस, क्योंकि आप ले कुछ नहीं जा सकते। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और आपने उसको बहुत ईजी वे में बता दिया, एंड पीपल कैन अंडरस्टैंड इट वेरी डीप। जब उसको ब्रेक डाउन करें पार्ट्स में, तो दे कैन अंडरस्टैंड सिंपली कि दैट ये चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं। हाँ, वही है मैन, वही लैक ऑफ मोरालिटी। जो हमारे मोरल प्रिंसिपल्स हैं, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, न अभी दे रहे हैं। दैट्स व्हाई ये चीज़ें हो रही है। ऑफ कोर्स वो हर बॉन्ड में हो सकता है, नॉट इन शादी ओनली। खाली शादी नहीं है, पैसे पे किसी का विश्वास नहीं कर सकते आप। बिजनेस पार्टनर्स एंड एवरीवेयर। आई गिव यू एन एग्जांपल। मैं 2 साल धरान गया था, नेपाल में एक जगह है, वहाँ एक बीपी कोरेला इंस्टीट्यूट बन रही थी, उसके निमित्त वहाँ गया था। मैं वहाँ एक तुलसी चौक था, वहाँ से रात को रिक्शा किया, मुझे भी घोपा कैंप छोड़ दो, उस जगह का नाम था। बोल 3 रुपये लगे, मैं ले लेना। चला गया, मेरे को छोड़ा तो मेरे पास 5 का नोट था। मैंने उसको कहा 5 का नोट ले लिया उसने। कहता लेकिन मेरे पास 2 रुपये नहीं है। तो मैंने कहा यार कल दे देना यार, मिलते जो कहीं मिल जाएंगे तो ले लेंगे। बोले नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है, बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो मैंने कहा चल तू रख ले। बोले सर मैं आता हूँ। मैंने कहीं आसपास से गया हूँ तो आसपास कोई दुकान तो थी नहीं। वो ही ड्रिवन बैक टू द सिटी,
कहीं से 2 रुपये लेके आया और रात को 11 बजे मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है, साहब 2 रुपये ले लो। Honesty as at peak. सेकंड एग्जांपल, मैं गया तो खाने बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं प्रोफेसर था, मेरे पास एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, बोर्ड खा करके, अभी आजकल इंदौर में है। तो मैंने उसको कहा, तो उसने कहा सर मेरे यहाँ पे एक मेड आती है, मैं उसको आपके यहाँ भेज दूँगा, तो वो आपको खाना बना दिया गया। तो वो आई, तो मैंने उसको चाबी दे दी घर की। अकेला था मैं वहाँ पे, बड़ा सा घर मिला हुआ था। तो मैंने कहा, तुम जब भी समय आ जाया करो, खाना बना के 2 टाइम का फ्रिज में रख दिया करो, मैं अपने हिसाब से आऊँगा, खा पी लूँगा, ठीक है, जस्ट टू मेक ईजी। अब क्या हुआ कि संडे को मेरी उससे मुलाकात, संडे नहीं होती छुट्टी वहाँ, सैटरडे को छुट्टी होती थी उस वक्त, तो सैटरडे को मेरी मुलाकात उससे होती थी, क्योंकि उसमें अखबार पढ़ रहा होता था तो वो आती थी। तो एक दिन मैं मंडे को थोड़ा लेट हो गया, तो मैं बैठा था, तो वो आ गई, रूपा था उसका नाम। तो आई, तो जैसे ये देखा तो धक्के खा रहे हैं। तो मैंने कहा, रूपा जैसे धक्के क्यों खा रही है? कहते साहब 4 दिन से खाना नहीं खाया। I didn't believe it. Thank you so much for joining us and giving your precious time and precious knowledge also, because forensic science and forensic psychology के बारे में लोगों को उतना नहीं पता. So thank you for your presence and thank you for all the knowledge you have distributed here, and I wish you good health and thank you very much, sir, for being joining us on the show. Thank you very much for calling me, and I hope I've been of some use. डेफिनेटली, थैंक यू सर। सो हाँ जी गाइज, आज का एपिसोड आपको कैसे लगा, क्या क्या लर्निंग्स आपने ली और क्या यूनिक बातें आपको जानने को मिली, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज 70% ऑफ द व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपने भी अभी तक नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में, तब तक सपोर्ट बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए। सो टिल द टाइम अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। मैं मिलता हूँ किसी अगले पॉडकास्ट में एक नई कहानी के साथ।